नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेज़ोनेस्ट पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेपर के बारे में, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसकी डिमांड स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी थी। और आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले हम इस क्लास को यूनिट वाइज़ ले रहे थे, लेकिन आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम इसको वन शॉट लेकर आए हैं। और ये क्लास है अपनी एलिमेंट्री कंप्यूटर की, और एज़ यूजुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को ध्यान में रखते हुए हम ये क्लास शूट कर रहे हैं। और जनरली देखो, कंप्यूटर की क्लास है तो इंग्लिश में ही होती है, बट हम टर्मिनोलॉजीज़ तो देखो इंग्लिश में ही रहेगी, बट हम आपकी सुविधा के लिए इसको हिंदी में, इंग्लिश में भी, दोनों में ही हम इसको लेके आए हैं। और थोड़ा-सा आपको इसमें धीरज रखना पड़ेगा। धीरज इसलिए क्योंकि जो एमडीसी का पेपर है एलिमेंट्री कंप्यूटर, ये वैसे तो ज़्यादा लंबा-चौड़ा पेपर नहीं है, लेकिन इसका जो सिलेबस है, वो वाक़ई में इतना बड़ा दिया हुआ है कि हमारी जो ये क्लास है, ये थोड़ी-सी लंबी चलेगी। ये जो अपनी क्लासेज़ होती है 1 शॉट 1 घंटे की, ये थोड़ी लंबी चलेगी। फर्स्ट यूनिट ही आप देख पा रहे हो कि कितनी बड़ी है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो और भी बाकी है अभी। तो थोड़ा-सा आप धीरज रखिएगा, ये क्लास थोड़ी-सी बड़ी होगी, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि इस क्लास के बाद आपको जो एमडीसी का एलिमेंट्री कंप्यूटर है, अब किसी स्टूडेंट के फर्स्ट सेम में है, किसी के सेकंड में और किसी के थर्ड सेम में एलिमेंट्री कंप्यूटर है। तो जिन भी स्टूडेंट की चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, इसलिए हमने इसको सेमेस्टर यहाँ मेंशन नहीं किया है, क्योंकि एमडीसी का पेपर इन तीनों में से हमें कभी एक जगह हमें क्लियर करना है। जिन भी स्टूडेंट का है। और हाँ, अ, अपने स्टूडेंट के लिए जो करियर एजुनिस्ट है, वो इतना तैयार है कि हम पहले आपको थ्योरेटिकल क्लास दे रहे हैं कंप्यूटर की। उसके बाद हम आपको जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आया है उसका आंसर भी विद आंसर हम आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएँगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ बेस्ड आ रहा है क्वेश्चन। और फिर तीसरा, हम आपको एक गेस पेपर भी देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और उसके बाद प्रैक्टिकल आपका कैसे होगा, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि एलिमेंट्री कंप्यूटर की टेंशन आपकी अब खत्म हो चुकी है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या होता है? यानी कि देखो, हम 90s के बच्चे हैं, हमें हमारे लिए कंप्यूटर एक महाभारत जैसा था, एक बहुत आउटस्टैंडिंग डिवाइस थी। लेकिन आज के बच्चों की बात करें तो इनके लिए कंप्यूटर का मतलब बाएँ हाथ का खेल। क्योंकि आप पैदा हुए तब से मोबाइल और इन टेक्नो फ्रेंडली स्टूडेंट्स या टेक्नो फ्रेंडली आप रहे हो, तो कंप्यूटर हमारे लिए एक बड़ी चीज़ हुआ करती थी, बट आपके लिए इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर भी कंप्यूटर क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं कि देखो, जो कंप्यूटर है इस पे एक, इसको जो चलाने वाला होता है उसको यूज़र बोलते हैं। तो मैं बार-बार यूज़र वर्ड बोलूँ, इसका मतलब आप ये जानना कि कंप्यूटर को यूज़ करने वाला कौन होता है? यूज़र। अब यूज़र को क्या चाहिए? कोई ना कोई रिज़ल्ट चाहिए। कोई ना कोई रिजल्ट चाहिए। और कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। तो मशीन है, तो मशीन अपने आप काम नहीं करती है। यूज़र क्या करेगा? इस मशीन को इनपुट देगा। यूज़र क्या करेगा? इनपुट देगा। और ये मशीन उस इनपुट की दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगी? प्रोसेसिंग करेगी। और उस प्रोसेसिंग के बाद यूज़र को जो रिजल्ट चाहिए उसको एज ए आउटपुट ये क्या करवाएगी? प्रोवाइड करवाएगी। दैट मीन्स ये जो कंप्यूटर है ये काम करता है किस पे? आईपीओ पे। आईपीओ मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट कौन देगा? यूज़र देगा। प्रोसेसिंग कंप्यूटर करेगा और आउटपुट कंप्यूटर फिर उसका रिजल्ट बना के देगा। बस यही कंप्यूटर है, यही है पूरा का पूरा। तो इसको समझ लेते हैं। इनपुट दिया जाता है तो इनपुट देने की कुछ डिवाइस चीज़ होती है, उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। प्रोसेसिंग जहाँ पर होती है उसको प्रोसेसर कहते हैं, लॉजिकल यूनिट एएलयू कहते हैं, और आउटपुट जिन डिवाइसेज़ के माध्यम से मिलता है, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और जहाँ पर डेटा स्टोर होता है वो हमारी मेमोरी होती है। तो आज हम इन सारी बातों को यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग क्या होता है कंप्यूटर। A computer is an electronic machine that accepts the data as input, process it according to given instruction and produce useful information as output. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा को स्वीकार करती है और दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे प्रोसेस करती है और उपयोगी जानकारी को आउटपुट के रूप में प्रदान करती है। यानी कि इनपुट कौन देगा? यूजर देगा। प्रोसेस कंप्यूटर करेगा और आउटपुट उसको जिस इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करके उसका आउटपुट देता है। सिंपल वर्ड में बात करें तो ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, यानी कि आईपीओ साइकिल, एंड ऑलवेज फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर और प्रोग्राम। यानी कि जो कंप्यूटर है वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट वाले सिद्धांत पर काम करता है और हमेशा दिए गए निर्देशों का क्या करता है? पालन करता है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर जिद करता है कि नहीं मालिक मैं तो ऐसा ही करूँगा, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है और जो प्रोग्राम बने होते हैं, जो कोड बने हुए होते हैं, जो इनपुट होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, उन्हीं के बेस पे ये काम करता है। आप जब तक इसका पावर का बटन ऑन नहीं करोगे,
दबाओगे नहीं, कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। जब तक आप इसको शट डाउन नहीं करोगे, तब ये शट डाउन होगा नहीं। यानी कहने का मतलब ये अपने अकॉर्डिंग नहीं, यूज़र के अकॉर्डिंग काम करता है। अब देखो मैं आप ये कहोगे सर इतनी बातें मत करो, सीधा पढ़ाओ। लेकिन देखो बच्चों मेरा ये कहना है कि पेपर होगा एमसीक्यू। मेरे पढ़ाने से आपके एमसीक्यूज़ क्लियर नहीं होंगे, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो एमसीक्यूज़ आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा-सा धीरज से हम इस पेपर को लेने वाले हैं। अब समझते हैं कंप्यूटर की जो डिवाइसेज़ होती है, वो 2 तरीके की है, या यूँ कहें कंप्यूटर के जो सेगमेंट होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक वो जो हार्डवेयर है, एक को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब जो हार्ड है, यानी कि जिनको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, उन सारे इक्विपमेंट्स को, इन सारे सेगमेंट को या उन सारी डिवाइसेज़ को हार्डवेयर कहा जाता है। और जिनको आप सिर्फ़ देख सकते हो, छू नहीं सकते, यानी कि जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, डेटा होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। Hardware refers to the physical components of a computer system which can be seen and touched। यानी कि हार्डवेयर कंप्यूटर के सिस्टम के वो भौतिक भाग होते हैं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। हार्डवेयर परफॉर्म्स इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड आउटपुट ऑपरेशन। यानी कि जो हार्डवेयर यूनिट है या जो हार्डवेयर है वो इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज और आउटपुट से संबंधित क्या करता है, काम करता है। कहाँ चला गया भाई पूरा का पूरा, एक सेकंड, वापस आ ही जाते हैं पीछे, एक मिनट, ये लो। अ, हार्डवेयर काम करता है, इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज और आउटपुट से संबंधित काम करता है। तो समझ लेते हैं, जैसे आपने नाम से समझ में आ गया, वो सारी डिवाइस जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन को, यानी कि मॉनिटर, ये हार्डवेयर है। स्पीकर हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है। और ये जो सीपीयू है, जो कैबिनेट होता है, इसमें जो रीडर लगा हुआ है वो हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क को आप टच कर सकते हो, साउंड कार्ड को कर सकते हो, वीजीए कार्ड, रैम, सीपीयू, सीपीयू का फैन, मदरबोर्ड, सीडी रोम, ड्राइव, पावर सप्लाई एटसेट्रा। इन सब डिवाइसेज को आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। ये सारे कौन से कंपोनेंट कहे जाते हैं, हार्डवेयर कहे जाते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन यही आएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। यह सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और गणनाएं व डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है। सीपीयू अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कि मेरे पास i9 है या i7 का लैपटॉप है या i5 का है। तो ये जो i5 वगैरह है, ये सीपीयू के, यानी उस प्रोसेसर की सीरीज़ है। जैसे जनरली आई का मतलब यहाँ इंटेल से है, इंटेल एक कंपनी है जो कि सीपीयू बनाया करती है। तो ये सीपीयू होता है जो कि मदरबोर्ड पे लगा होता है, और इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और सभी कार्यों को ये कंट्रोल करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू के मेन पार्ट क्या होते हैं? जैसे मदरबोर्ड है, द मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट। यानी कि सीपीयू, यहाँ पे सीपीयू का मतलब इससे है, पूरे कैबिनेट से बात कर रहा है ना। तो मदरबोर्ड मुख्य सर्किट बोर्ड है जो सभी उपकरणों को जोड़ता है। यानी कि मदरबोर्ड ही है जो कंप्यूटर के जोड़ता है। एक चिप लेवल का चिप सेट होता है जिसपे सारी चीजें लगी होती है। माइक्रो प्रोसेसर, द चिप दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यानी माइक्रो प्रोसेसर गणना और तार्किक कार्य करने वाली चिप है। तो माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों, उसको कहा जाता है सीपीयू और एएलयू। ये 2 पार्ट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के। सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और एलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि जो लॉजिकल ऑपरेशन है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन है, वो एएलयू करता है, और बाकी सेंट्रल प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता है। इंटेल, प्लेटिनम थर्ड, एएमडी और साइरिक्स पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर। यानी कि ये जो कंपनियां हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां हैं। एमएमएक्स टेक्नोलॉजी, यानी कि इम्प्रूव्स मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग। यानी कि एमएमएक्स तकनीक वो है जिसने मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग को बेहतर बनाया है। कैच मेमोरी या कैश मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। यानी कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी कही जाती है दोस्तों? कैश मेमोरी कही जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। हम जैसे इसमें ऑप्शन में आपके पास रैम भी होगा, रोम भी होगा, हार्ड डिस्क होगा, पेन ड्राइव होगा, कैश मेमोरी होगा। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी है, जो कि
बार-बार जो फ्रीक्वेंटली हम डेटा यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी मेरा लैपटॉप चल रहा है, तो लैपटॉप में जैसे मैं अभी ये लिख रहा हूँ आपके सामने, तो ये भी जो प्रोसेसिंग होती है, ये कैश मेमोरी में होती है, जो कि रैम का ही एक पार्ट होती है, यूँ कहें तो, क्योंकि ये वोलेटाइल होती है। खत्म हो जाती है, जैसे रिस्टार्ट हो गया, ये खत्म हो जाएगी। रैंडम डेटा को क्या करती है, कैच करती है और उसको मतलब उसी इसकी स्पीड पे ही बात करता है, कंप्यूटर की स्पीड का डिपेंड होना भी ये कह सकते हैं। तो ये रैंडम डेटा को यूज़ करती है। प्रोसेसिंग स्पीड, स्पीड एट विच सीपीयू एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि सीपीयू की कार्य करने की गति, जिसको एमएचजेड यानी कि मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। तो प्रोसेसिंग स्पीड, जैसे आप अपने मोबाइल के लिए भी कहते हो कि कौन सा प्रोसेसर है, अभी ये प्रोसेसर आ रहा है, ये स्पीड में है, ये कम स्पीड का है। तो प्रोसेसर की स्पीड यानी कि जो कि इसकी जनरेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। एक्सपेंशन स्लॉट्स, यानी कि अलाउ एडिशनल कार्ड्स लाइक ग्राफिक्स और साउंड कार्ड्स, यानी कि एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब हुआ कि जैसे आपके लैपटॉप में 2 ही यूएसबी के स्लॉट है, आपको तीसरा और चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक एक्सपेंशन स्लॉट लगाओगे और उसमें खूब सारे स्लॉट होंगे, तो उसमें आप लगा सकते हो। तो इनको जो और ज़्यादा आपको स्लॉट क्रिएट करना होता है, तो उसको हम एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी की, क्योंकि हमने कंप्यूटर को क्या दिया है, इनपुट दिया है। कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करेगा और फिर हमें क्या देगा, आउटपुट। अब कंप्यूटर के पास जो डेटा है वो कहाँ सेव होंगे, हमने कहा सीपीयू तो कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन है, मस्तिष्क है। तो कंप्यूटर के पास कहीं तो डेटा स्टोर होते होंगे ना, कि जैसे मान लो आपके पास ये लैपटॉप है, या यूँ कहें ये आपका सीपीयू है और इस पर ये पावर बटन है। क्या, कौन-सा बटन है? पावर बटन है। कंप्यूटर को कैसे पता कि इस पावर बटन को दबाते ही मुझे ऑन होना है और इसके बाजू में जो छोटा-सा एक बटन है, उसको दबाते ही मुझे रीस्टार्ट होना है, ऐसा कंप्यूटर को कैसे पता? कहीं न कहीं वो डेटा क्या हुए होते हैं, कंप्यूटर में फीड किए होते हैं, यानी कि मेमोरी होती है कंप्यूटर की, तो वह मेमोरी क्या होती है? मेमोरी स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर, यानी कि मेमोरी कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने का कार्य करती है। और ये जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ये 2 तरीके की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जनरली हम पार्ट देखते हैं रैम का और रोम का। रैम और रोम, रैम होती है वो जो रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि वोलेटाइल होती है, अस्थायी होती है। जैसे आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हो, यानी कि बंद कर देते हो, तो ये इसमें जो डेटा होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो डेटा होते हैं वो परमानेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, पावर बटन दबाते ही कंप्यूटर को कैसे पता कि मुझे ऑन होना है, तो ये कंप्यूटर की रोम में होता है, यानी इसको आप खत्म नहीं कर सकते, ये इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है तभी इसमें वो डेटा ऐड किया जाता है और उसके बाद ये कभी खत्म नहीं होता है। तो वो होता है रोम। तो ये रैम और रोम ये प्राइमरी मेमोरी होती है। उसके अलावा जो हम हमारे लैपटॉप में जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं, कि इसमें डेटा स्टोर किया जाए, तो हार्ड डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुआ, आपका मेमोरी कार्ड हुआ, आपकी सीडी हुआ, आपकी फ्लॉपी हुआ, ये सारे कौन से होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेज़ होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात कर लेते हैं, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में अभी हमने बात करी, रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अस्थायी होती है और वोलेटाइल होती है। और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट मेमोरी होती है और स्टोरिंग बूट इन्फॉर्मेशन की, इसमें कंप्यूटर की बूट की जानकारी होती है। बूट कौन-सी प्रोसेस को कहते हैं, कंप्यूटर के ऑन होने की जो प्रोसेस होती है, उसको बूट कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना। हम कई बार सुने होंगे, यार मेरा लैपटॉप या मेरा कंप्यूटर बूट नहीं हो रहा है, या बूट होते टाइम क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, तो बूट होने को क्या कहते हैं, स्टार्ट होने की प्रोसेस को बूट कहते हैं और बंद करने की प्रोसेस को शट डाउन कहा जाता है। तो ये छोटी-छोटी टर्मिनोलॉजी है, हालाँकि आज जो जेन ज़ीज़ है इन सबको मालूम है इन चीज़ों को, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आगे आपको यदि नहीं पता हो। रैम का पूरा नाम ज़रूर याद रखिएगा बच्चों, रैंडम एक्सेस मेमोरी कही जाती है और रोम को रीड ओनली मेमोरी कही जाती है। बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो इसमें हमने कहा हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, फ्लॉपी। अब आपको फ्लॉपी का नहीं पता होगा, बहुत पहले एक डिवाइस हुआ करती थी मैग्नेटिक की, छोटी-सी, कैसेट जैसा ही हुआ करता था, जिसकी जो कैपेसिटी होती थी वो 2 एमबी की, 4 एमबी की हुआ करती थी, बहुत, और ये महँगी भी होती थी उस टाइम, क्योंकि मेमोरी के इतनी ज़्यादा वो नहीं थे उस टाइम, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो 2 एमबी की डिवाइस हुआ करती थी। आज 2 एमबी से आपकी मोबाइल से फ़ोटो आ जाती है क्लिक करते हो। तो फ्लॉपी भी एक स्टोरेज का क्या था, डिवाइस ही थी। अब बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज़, यानी कि जो कंप्यूटर होता है, अभी हमने शुरुआत में कहा कंप्यूटर जो होता है, ये कई तरह के डिवाइस में क्या होता है, बँटा हुआ होता है।
इसमें से कौन-सी डिवाइस इनपुट है, कौन-सी डिवाइस आउटपुट है, इन सबको हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें इनपुट डिवाइस की, इन और पुट समझ लेते हैं, इनका अर्थ समझ लेते हैं, कन्फ्यूज़ होने की नीड ही नहीं है। इन का मतलब क्या होता है अंदर, और पुट का मतलब होता है रखना, आउट का मतलब होता है बाहर, और पुट का मतलब होता है रखना। यानी कि जब हम कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, तो जिस भी डिवाइस के थ्रू रखते हैं, उन सबको कौन-सी डिवाइस कहते हैं? इनपुट्स कहते हैं या इनपुट डिवाइस कहते हैं। और आउटपुट यानी जिन डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर अपने से बाहर चीज़ें रखता है, उनको कौन-सी डिवाइस कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये लो बात खत्म, कन्फ्यूज़न ही खत्म हो गया। यानी कि वो सारी डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आदेश देते हैं, उनको इनपुट कहा जाता है। इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइसेस यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। यानी कि इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर उपकरण होते हैं जिनका उपयोग डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रवेश करवाने के लिए दिया जाता है। यानी कि कंप्यूटर को हम वो डेटा देते हैं। जैसे अभी मैं कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ, जैसे ये आपके सामने लिखा जा रहा है, तो मैं किसके माध्यम से लिख रहा हूँ? टच पैड के माध्यम से लिख रहा हूँ। यानी कि मेरे पास एक पेन टैब है, उस पेन टैब के माध्यम से मैं लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये जो पेन टैब है, ये कंप्यूटर को क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये पेन टैब क्या हुआ? एक इनपुट डिवाइस हुआ। और आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपको ये क्लास दिख रही है, तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन क्या हो गई? आउटपुट हो गई। मेरे पास एक माइक है जिसके थ्रू मैं बोल के आप तक आवाज़ पहुँचा रहा हूँ, तो जो मेरा माइक है ये क्या हो गया? इनपुट। और आपके लैपटॉप सॉरी, आपके मोबाइल में जो स्पीकर लगा हुआ है जिससे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो वो स्पीकर क्या हो गया? आउटपुट। मेरे ख़्याल से अब आपके पास कोई कन्फ्यूज़न जैसी चीज़ नहीं है। एग्ज़ाम्पल की बात कर लेते हैं इनपुट की, जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड के ज़रिए हम लिखते हैं, तो कीबोर्ड हो गया इनपुट। माउस क्या हो गया? इनपुट। स्कैनर क्या हो गया? इनपुट। स्कैनर का मतलब होता है आपने इसके ऊपर रखी कोई फ़ोटो, कोई डॉक्यूमेंट रखा, उसको स्कैन करके उसकी फ़ोटो बना के कंप्यूटर को दे दी, दैट इज़ स्कैनर। माइक्रोफ़ोन यानी कि अभी मैं जिसमें बोल रहा हूँ ये माइक है। आप अपने आपके जो मोबाइल है उसमें एक इधर स्पीकर है और इधर एक छोटा-सा होल बना होता है जिसमें आपकी आवाज़ जाती है। तो ये जो होल बना है दैट इज़ माइक्रोफ़ोन, दैट इज़ इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इनपुट। और जो स्पीकर है इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। वेबकैम यानी कि जिससे आपकी फ़ोटो कंप्यूटर को जाती है, वीडियो आपका जाता है, उन सबको ये सारी डिवाइस कौन-सी है? इनपुट। जिसमें कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल एक पहले माउस का एक सब्स्टिट्यूट हुआ करता था बहुत पहले। एमआईसीआर ये बैंकों में यूज़ की जाती है, इसमें चेक डाले जाते हैं और चेक पे जो नंबर होते हैं, कोड होते हैं, उनको रीड करने के लिए एमआईसीआर यूज़ किया जाता है। टच पैड आपके लैपटॉप की जो माउस है वो हो गया। टच पैनल यदि आपके पास मोबाइल है टच स्क्रीन का, तो टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। जब ये डाटा ले रही होती है तब इनपुट होती है, और जब दिखा रही होती है तब आउटपुट होती है। जॉयस्टिक गेम खेलने वाली जो चीज़ होती है वो बारकोड रीडर। आप शॉपिंग मॉल में जाते हो जिससे वो बिल बनाते हैं यानी प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं। माउस आप जानते हो ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और कीबोर्ड, ये सारी क्या कौन-सी है? इनपुट डिवाइसेज़ है। अब बात करते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइसेज़ की, जिनके माध्यम से कंप्यूटर हमें डेटा देता है यानी कि रिज़ल्ट देता है। आउटपुट डिवाइसेज़ आर हार्डवेयर डिवाइसेज़ यूज्ड टू डिस्प्ले और प्रोड्यूस द प्रोसेस्ड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। यानी आउटपुट डिवाइस वे हार्डवेयर उपकरण होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए हुए डेटा को दिखाने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके मोबाइल की स्क्रीन या मेरे लैपटॉप की स्क्रीन, ये सारे क्या हो गए? आउटपुट। एग्जाम्पल की बात करें मॉनिटर यानी कि स्क्रीन, प्रिंटर जिससे हमें प्रिंट आउट मिलता है, स्पीकर जिससे हमें आवाज़ मिलती है, हेडफ़ोन्स जिससे आवाज़ सुनाई देती है, और प्रोजेक्टर जिससे आप मूवी वगैरह देखते हो या हॉल में आप जाते हो तो आउटपुट का ये काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन-सी है बेटा? ये है आउटपुट। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेज़, कौन-कौन सी डिवाइसेज़ है जो स्टोरेज का काम करती है, यानी कि जिनमें क्या स्टोर होता है? भई डेटा स्टोर होता है, उनको क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली, यानी कि बड़ी मात्रा में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित करता है। स्थायी रूप का मतलब ये नहीं कि आप उनको डिलीट नहीं कर सकते। स्थायी रूप का मतलब होता है 2 तरीके की होती है। एक होती है ऐसी डिवाइस जिनको जब तक वो ऑन है तब तक ही उसमें डेटा रहते हैं, और एक वो जो ऑफ हो जाए उसके बाद भी उसमें क्या रहे? डेटा रहे। तो क्या आपकी हार्ड डिस्क जैसे ऑफ हो जाती है तो क्या उसके डेटा डिलीट होते हैं? नहीं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? परमानेंटली स्टोरेज कहते हैं। लेकिन जो आपकी रैम है, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ कर दोगे उसके बाद उसमें जो डेटा थे वो क्या हो जाएँगे? गायब हो जाएँगे। दैट मीन्स जो रैम है वो ऑन रहती है तभी तक वर्क करती है, उसके बाद उसके डेटा डिलीट हो जाते हैं। तो हमने कहा हार्ड डिस्क क्या है? एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। सीडी रोम ड्राइव यानी कि रीड्स डेटा फ्रॉम सीडी, स्पीड मेजर्ड इन एक्स, यानी कि पहले सीडी की कैसेट आती थी, आप जानते होंगे, ठीक है? तो ये जो सीडी की कैसेट होती थी, इसको हम बोलते हैं सीडी रोम।
इसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते थे। ये भी एक स्टोरेज का ही काम करती थी। तकरीबन 700 एमबी की इसकी कैपेसिटी हुआ करती थी। सीडी हार्ड ड्राइव यानी कि ऐसी सीडी जिसको हम डिलीट भी कर सकते हैं जिसके डेटा को, और फिर उसको राइट भी कर सकते हैं, यानी कि आरडब्ल्यू हुआ करती थी, रीराइटेबल। फिर आती है एक डीवीडी रोम। डीवीडी रोम यानी कि ब्लू रे डिस्क हुआ करती थी, जो सीडी से थोड़ी सी ज़्यादा कैपेसिटी की होती थी, लगभग 4.7 जीबी की एक डिवाइस आती थी या डिस्क आती थी। इसके अलावा बात करें तो पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड्स हो गए, ये भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस के ही एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू, यानी कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, यानी कि कंप्यूटर को कैसे पता है कि जैसे मान लो ये जो आप देख रहे हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो किस में पढ़ा रहा हूँ, पावर पॉइंट में मैंने क्या बना रखी है, स्लाइड्स बना रखी है। और जैसे ये आया आपके सामने, फिर ये वापस चला गया, तो ये सारे कैसे आते हैं, इनकी क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कंप्यूटर को थोड़ी नहीं पता होता कि मुझे ऐसा काम करना होता है। तो पहले समझाया जाता है, समझाया किससे जाता है, प्रोग्राम बनाए जाते हैं और उन प्रोग्राम की कोडिंग होती है और उसका एक सेट बना दिया जाता है। उस सेट का क्या नाम होता है, सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि कंप्यूटर को ये बताना कि आपको क्या करना है, उसका जो निर्देश का जो ग्रुप होता है उसको सॉफ्टवेयर के नाम देते हैं। तो सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर 2 तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है, कंप्यूटर को रन करने में मदद करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो पर्टिकुलर किसी काम के लिए होते हैं, पर्टिकुलर कोई वर्क करने के लिए होते हैं। जैसे आपको फेसबुक चलाना है, तो फेसबुक आपका क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपके मोबाइल का जो एंड्रॉइड वर्जन है, जो एंड्रॉइड है, वह तो आपके मोबाइल को चलाने के लिए है, तो एंड्रॉइड आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 तरीके के हो गए, यानी कि इसमें 2 टाइप होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कह दो या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कह दो। एप्लीकेशन में वर्ड प्रोसेसर, डीबीएमएस, प्रेजेंटेशन ग्राफिक, ब्राउज़र्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स, ये सारे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। System software is a type of software that controls the overall operation of a computer system and provides a platform for running application software है। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यानी कि यूँ कहे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरीके से धरातल है कि ये रहा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो ये बेस बनाने का काम कौन है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। आपने उसने एक आपको प्लेटफ़ॉर्म दे दिया, उसके ऊपर आप आके फिर कई अलग-अलग तरीके के काम करते हो। तो जो अलग-अलग तरीके के काम इसके बाद करते हो, वो एप्लीकेशन हो गया, और जो धरातल का काम करता है दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। यानी कि जो आपके कंप्यूटर को ऑन ऑफ होने में मदद करता है, आपके कंप्यूटर की रनिंग में मदद करता है, उसको चलने में मदद करता है और उसपे अदर तरीके के सॉफ्टवेयर चलाने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आप कहते हो ना, मेरे कंप्यूटर की विंडो उड़ गई, या मेरे कंप्यूटर की विंडो कौन-सी है, 10 है। तो ये जो विंडो है, आपने कहा कि मेरे आईफ़ोन में क्या है, मेक डला हुआ है, मेक ओएस है। तो ये जो मेक है, इनको कौन-सा सॉफ्टवेयर बोलते हैं? इनको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, यानी कि ये हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच सेतु का कार्य करता है। यानी कि जो कंप्यूटर है, इसको चलाने वाला जो यूजर है, तो यूजर और कंप्यूटर के बीच अगर कोई लिंक का काम करता है, वो होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनता है। इसकी एग्जाम्पल है, जैसे विंडो हो गया, आईओएस हो गया, मैक ओएस हो गया, यूबंटू हो गया, ठीक है? एंड्रॉइड हो गया, गूगल एंड्रॉइड हो गया, तो और भी कई तरीके के और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को चलाने करते हैं। इसकी बात करते हैं, इसके एक टाइप की है ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is the most important system software that manages hardware resources, control input output operations and allows user to interact with the computer। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर संसाधनों को मैनेज करता है और साथ ही में इनपुट आउटपुट कार्यों को कंट्रोल करता है और उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से संवाद करने में, यानी कि यूज करने में, इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि जैसे अभी मेरे लैपटॉप में क्या डली हुई है, विंडो डली हुई है, और मुझे आपको क्लास बनानी थी, यानी स्लाइड्स बनानी थी। तो मैं स्लाइड्स तब बना पाऊँगा जब मेरी विंडो प्रॉपर डली हुई हो मेरे लैपटॉप में, और मेरा लैपटॉप क्या हो सके, ऑन हो सके, और उस लैपटॉप के बाद मैं उसमें क्या डालूँ, पावर पॉइंट डालूँ। और मैंने किसका डाला, माइक्रोसॉफ्ट का डाला, जो कि किसपे, डॉट ईएक्सई है।
यानी विंडो पर एग्जीक्यूटेबल फाइल है, लेकिन यहीं अगर मेरे पास मैक होता, उसमें ये रन नहीं करता, उसमें अलग तरीके की सॉफ्टवेयर के नीड मुझे पड़ती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इनपुट और आउटपुट को क्या करता है, कंट्रोल करता है और यूज़र को इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। अगला है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। Utility programs are system software used to maintain, protect and optimize the computer system। यानी यूटिलिटी प्रोग्राम ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित रखने में और रखरखाव करने में और उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने में किया जाता है। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द सिस्टम परफॉर्मेंस। जैसे आपके सिस्टम में एक फायरवॉल है। फायरवॉल का क्या काम होता है? जो कि वायरस से आपके कंप्यूटर की हेल्प करती है। तो आपके कंप्यूटर को सेफ रखने में हमें कौन से सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम्स की नीड पड़ती है। जैसे आपके कंप्यूटर में आपने क्या डाल रखा है? एंटीवायरस डाल रखा है। एंटीवायरस से आप वैसे तो कोई काम करते नहीं हो, वो तो बैकग्राउंड में काम करता रहता है। तो वह आपके कंप्यूटर की किसको, आपके कंप्यूटर की सिस्टम सेफ्टी को, आपकी प्रोटेक्शन को, इनको क्या करता है, मेंटेन करता है और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो ऐसे प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स सच एज राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, मैनेजिंग डेटा और क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट कार्य करने हेतु बनाए जाते हैं, जैसे दस्तावेज लिखना, डेटा का प्रबंधन करना या प्रेजेंटेशन बनाना। जैसे आपको व्हाट्सएप चलाना है तो आप उसके लिए क्या डालोगे? व्हाट्सएप तो डालोगे, टेलीग्राम थोड़ी ना इंस्टॉल करोगे, क्योंकि काम क्या करना है? व्हाट्सएप का करना है। आपको गाने सुनने हैं तो आप कोई एमपी3 प्लेयर ही तो डालोगे, व्हाट्सएप पे गाने नहीं सुने जाएंगे। आपको कोई फोटो एडिट करनी है तो ये डालोगे, आपको वीडियो चैटिंग करनी है तो स्काइप डालोगे, आपको एक्सेल का काम करना है तो एक्सेल आपको चाहिए, वर्ड का काम करना है तो वर्ड चाहिए, आपको एक्सेस का काम करना है तो एक्सेस चाहिए, आपको स्लाइड बनानी है तो आपको पावर पॉइंट पावर पॉइंट चाहिए। यानी पर्टिकुलर काम करने के लिए जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप यूज़ में लेते हो, उसको कौन-सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आई थिंक जैसे यहाँ पे एक भी है, नेटफ्लिक्स है। आपको मूवीज़ देखनी है तो नेटफ्लिक्स है। अब नेटफ्लिक्स पे फेसबुक वाला काम तो मिलेगा नहीं। आपको स्टोरीज़ लगानी है, आप इंस्टा चलाते हो, रीलें देखते हो, तो आपके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सारे आपके अलग-अलग काम करने वाले अलग-अलग सॉफ्टवेयर हैं। इनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो, बोर नहीं हो रही। क्लास डेफ़िनिटली लंबी होगी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की नीड है नहीं, इतना ज़रूर मैं श्योर हूँ। अब बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर की, यानी कि वर्ड का मतलब जहाँ पर हम किसको एडिट कर सकें, टेक्स्ट को एडिट कर सकें, उन सारे सॉफ्टवेयर को हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। Word processors are application software used to create, edit, format and print text documents। यानी कि वर्ड प्रोसेसर ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग टेक्स्ट दस्तावेज बनाने में, उनको एडिट करने में, उनको फॉर्मेट करने में और उनको प्रिंट आउट लेने में क्या करता है, काम में लिए जाते हैं। जैसे कि आपने ऑफिस एमएस वर्ड डाल रखा है एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें क्या करते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हो, तो वह क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है। ठीक उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की बात करें, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशन यूजिंग स्लाइड्स, इमेजेज, चार्ट एंड टेक्स्ट। यानी कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग स्लाइड, चित्र, चार्ट और टेक्स्ट की सहायता से दृश्य प्रस्तुतियां देने के लिए किया जाता है। यानी कि अभी जो आप ये क्लास देख रहे हो, ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का ही कमाल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहा जाता है, या एमएस पावर पॉइंट जिसको कहते हैं। एमएस पावर पॉइंट में आप इन डेटा को, जैसे मान लो अभी ये कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, इस तरीके के जो लिख रहे हैं अपने आप आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये स्लाइड्स है। तो ये जहाँ पे बनते हैं वो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा ब्राउज़र्स की बात करें, तो ब्राउज़र्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। यानी कि ब्राउज़र ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइट देखने में किया जाता है। जैसे आपके मोबाइल में गूगल क्रोम है, तो ये क्या है, एक ब्राउज़र है। आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में मोज़िला फायरफॉक्स है तो वो ब्राउज़र है, सफारी है तो ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी है तो ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो ब्राउज़र है। यानी जिससे आप इंटरनेट चलाते हो, उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउज़र कहते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स, जिसको पीआईएम कहते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स आर सॉफ्टवेयर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज पर्सनल डेटा सच एज कॉन्टैक्ट्स, शेड्यूल्स, रिमाइंडर्स एंड नोट्स। यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कॉन्टैक्ट, आपकी कोई शेड्यूल बनाना, रिमाइंडर डालना, नोट्स डालना, ये सारे, यानी कि आपके मोबाइल में नोट्स है,
ठीक है? उसमें आप अपने नोट्स वगैरह बनाते हो, नोट्स मतलब आपकी कोई मीटिंग वीटिंग हो, आपका कोई अपॉइंटमेंट हो, कोई काम करना हो, तो आप उसमें लिखते हो, तो वह एक पीआईएम है। आपके मोबाइल में रिमाइंडर है, आप अलार्म लगाते हो, अलार्म वॉच है, अलार्म लगाते हो, तो अलार्म क्या है? कि पीआईएम है, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर है। आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करते हो, अपने अकॉर्डिंग सेव करते हो, तो वो क्या है? कि पीआईएम है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम्स जो यूज़र अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग यूज़ करता है, दैट इज़ पीआईएम। बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर को देखो 2 चीज़ है, कंप्यूटर या तो 0 समझता है या तो 1 समझता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी बोलते हैं। लेकिन आपके कीबोर्ड में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो जैसे आप ए प्रेस करते हो तो आपकी स्क्रीन पे ए छप जाता है। क्या ए प्रेस करना ही ए आता है? नहीं, इसके बीच काम करती है एक लैंग्वेज, जिसको मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर को कैसे पता कि कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, तो उसको जो हम लिख कर डेटा देते हैं, यानी कि उसके जो डेटा या प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में तैयार होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Programming languages are used to write instructions and develop software programs, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग निर्देश लिखने और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विकसित करने किया जाता है। दे अलाउ प्रोग्रामर्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स, यानी कि ये प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच संचार का या संवाद का माध्यम होती है, यानी कि जैसे मैंने अभी क्लिक किया और ये फ़ोटो उड़ती हुई आई, ठीक है? इसकी भी क्या होती है? एक कोडिंग होती है, जिसको हम किसी न किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, एसक्यूएल है, जावा है, पीएचपी है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, टाइपस्क्रिप्ट है, और भी कई तरीके की बहुत सारी दुनिया में भाँति-भाँति की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पर्टिकुलर किसी अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग-अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन काम बेसिक सा ही होता है कि कंप्यूटर के लिए क्या बनाना है? सॉफ्टवेयर बनाने हैं, प्रोग्राम के सेट बनाने हैं, उस जिस लैंग्वेज में बनते हैं उन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी की। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेज, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम उपकरण के बीच डेटा का आदान-प्रदान को कहते हैं, यानी कि जब हम कोई डेटा का लेन-देन करते हैं, डेटा का क्या करते हैं? लेन-देन करते हैं, एक तरफ रिसीवर होता है, एक तरफ सेंडर होता है, तो जिन भी डिवाइसेज क्या है, जिन भी मेथड से वो होता है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। 3 तरीके से होती है या 3 अलग-अलग मेथड हैं, डेटा ट्रांसमिशन मेथड्स, कम्युनिकेशन सर्विसेज और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। इसमें सीरियल ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन, बैंडविड्थ और प्रोटोकॉल्स आएँगे। इसमें ईमेल, फैक्स, वॉइस एंड वीडियो मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इसमें नोड, क्लाइंट, सर्वर, लैन, वैन, इन सबको हम पढ़ेंगे। और ये आपकी फर्स्ट यूनिट की आखिरी स्लाइड है, मैं कह सकता हूँ। इन सारी डिटेल को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटा ट्रांसमिशन मेथड्स की, यानी कि डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, यानी कि भेजा जाता है, रिसीव होता है। सबसे पहले बात करते हैं जो मेथड है, दैट इज़ सीरियल ट्रांसमिशन। देखो, इनको हिंदी में भी आपको सीरियल ट्रांसमिशन ही लिखना है। अगर आप इसकी कोई हिंदी बनाकर लिखते हो तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर को आप कंप्यूटर लिखते हो, संगणक नहीं लिखते हो, उस हिसाब से। तो बात करते हैं सीरियल ट्रांसमिशन की, यानी कि इसमें जो सेंडर होता है, जो डेटा भेजता है रिसीवर को, तो उसमें बिट बन के एक ही टाइम पे जाता है, यानी कि सेम टाइम पे नहीं भेजा जाता, लेकिन एक चैनल से ही भेजा जाता है। पहले बिट मतलब डेटा इस तरीके से सेट बना के भेजे जाते हैं, यानी कि एक साथ अलग-अलग लाइन से इसमें डेटा नहीं भेजा जाता। Serial transmission is a method of data transmission in which data bits are sent one after another through a single communication channel, यानी कि सीरियल ट्रांसमिशन वह विधि है जिसमें डेटा बिट्स को एक-एक करके एक ही संचार माध्यम से भेजता है, यानी कि मल्टी संचार माध्यम नहीं होते, उसको बोलते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिकॉज इट रिड्यूस एरर्स एंड यूजेज फ्यूअर वायर्स, यानी कि यह लंबी दूरी के संचार में अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें कम तारों की आवश्यकता होती है और त्रुटियां भी क्या होती हैं? कम होती है। तो सीरियल ट्रांसमिशन का आप सीधा सा ध्यान रखो, इसमें एक एक करके बिट वाइज डेटा बेचे जाते हैं, लेकिन एक ही चैनल से बेचे जाते हैं, प्लस ये ज़्यादा डिस्टेंस में काम में ली जाती है और कम तारों की इसमें ज़रूरत पड़ती है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, उसको बोलते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन इज अ मेथड इन विच मल्टीपल बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम यूजिंग मल्टीपल चैनल्स, यानी कि एक ही टाइम पर अलग अलग चैनल के माध्यम से क्या किए जाते हैं? डेटा भेजे जाते हैं। इट इज़ फास्टर देन सीरियल ट्रांसमिशन बट सुटेबल ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि यह
सीरियल ट्रांसमिशन से तेज़ है, लेकिन कम दूरी के लिए क्या है उपयुक्त तो होती है, और इसमें एक साथ अलग-अलग चैनलों से कई सारे इसमें बिट्स के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन किए जाते हैं। अब बात करते हैं बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ रेफर्स टू अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क इन ए गिवन टाइम, यानी कि बैंडविड्थ नेटवर्क में एक निश्चित समय में भेजे जा सकने वाले डेटा की मात्रा को दर्शाती है। हायर बैंडविड्थ मीन्स फास्टर डेटा ट्रांसफर स्पीड, यानी कि अधिक बैंडविड्थ का अर्थ होता है कि डेटा तेज गति से ट्रांसफर होता है। जैसे आपने कहीं देखा होगा ऑफिस वगैरह में जो लगाए हुए होते हैं राउटर्स वगैरह जिनसे इंटरनेट वगैरह चलता है, उसको कौन सा बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। और वो पूछते हैं कि बैंडविड्थ की क्या स्पीड है या क्या रेंज है। तो इसका मतलब वो जो बैंडविड्थ की जो स्पीड है, ज़्यादा बैंडविड्थ है, इसका मतलब डेटा जल्दी चलेगा, यानी कि इंटरनेट थोड़ा तेज़ चलेगा। इंटरनेट तेज़ चलने का मतलब यही होता है कि डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या है, तेज़ है। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो जो डेटा ट्रांसफर ट्रांसमिशन होते हैं, तो ये कुछ ना कुछ नियमों के माध्यम से होते हैं। तो जो नियमों के सेट होते हैं, जो रूल्स के सेट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कहा जाता है। Protocols are a set of rules and standards that define how data is transmitted and received over a network, यानी कि प्रोटोकॉल नियमों और मानकों का एक समूह होता है जो यह निर्धारित करता है कि नेटवर्क में डेटा कैसे भेजा जाएगा और डेटा कैसे प्राप्त होगा। दे एंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज, यानी कि ये उपकरणों के बीच सही संचार सुनिश्चित करते हैं। यानी कि जैसे मान लो आप इंटरनेट चलाते हो, तो आप इंटरनेट चलाते हो तो देखो इंटरनेट का नाम ही साथ समझ लेते हैं पूरा क्या होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क की। नेटवर्क का मतलब होता है इसमें एक कोई कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं, और बाकी अलग-अलग इसमें क्या होते हैं और डिवाइस होती है जो कि क्या होती है इससे जुड़ी हुई होती है। इस डेटा को, यानी कि जो अलग-अलग डिवाइस एक सर्वर से जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है? और जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेटवर्क, इंटरनेटवर्क। और जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं जनरली वह इंटरनेटवर्क का ही एक शॉर्ट नाम है, जिसमें हम वर्क नहीं बोलते, सिर्फ नेट बोल देते हैं। और आजकल इंटरनेट भी नहीं बोलते, आजकल तो हम सिर्फ नेट बोलने लग गए। तो नेट या इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क से जुड़ना। तो आप कहीं यहाँ हो, आप जैसे फेसबुक चला रहे हो या इंस्टा चला रहे हो, तो इंस्टा का कोई सर्वर होगा, उस सर्वर पे आपके डेटा पड़े हैं। तो यहाँ से डेटा वहाँ जाना, अपलोड करना, डाउनलोड करना, ये सूचनाएँ इधर लेना, उधर लेना, तो ये कुछ ना कुछ रूल्स के माध्यम से होती है ये, और उन रूल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कि जब नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होता है डिवाइस, वो किस रूल्स के अंडर होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कहा जाता है। कुछ प्रोटोकॉल यहाँ पे मैं आपको बेसिकली फुल नेम के साथ बता रहा हूँ, और ये जो आपके सामने दिख रहा है ये आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी, और बेसिकली आपके लिए एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी, एस एम टी पी, पीओपी, टीसीपी, आईपी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, वो प्रोटोकॉल है जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाम जान लेते हैं। एचटीटीपी, यानी आप वेबसाइट के एड्रेस भी देखते होंगे ना ऐसे एचटीटीपीएस, है ना, फिर सेमीकोलन ऐसे लगे होते हैं, तो ये प्रोटोकॉल ही तो है। ये क्या है, प्रोटोकॉल, ये जो सिक्योर वेबसाइट का हमें बारे में बताता है। एचटीटीपी का मतलब हुआ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी मेल रिसीव करने के लिए, भेजने के लिए एसएमटीपी की जरूरत पड़ती है। पीओपी 3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, आईएमएपी यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ये भी पूछा जाता है। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, टेलनेट यानी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। हालांकि प्रोटोकॉल जरूरत के हिसाब से और भी होते हैं, लेकिन बेसिक बेसिक मैं यहाँ पर आपको 13 प्रोटोकॉल के बारे में बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन सर्विस की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल की। आप वाकिफ़ हो इस चीज़ से कि ईमेल क्या होता है, एक रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो हम मेल भेजते हैं, हम क्या बोलते हैं, ईमेल भेजते हैं। सस्ता पड़ता है, वाइडली है, दुनिया में सब जगह जा सकता है, कहीं से भी कहीं भी भेजा जा सकता है, और सबसे अच्छी बात है रिकॉर्डेड होता है। और दूसरी चीज़, फॉर्मल जगह पे बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मैसेज थ्रू द इंटरनेट, यानी कि ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने में किया जाता है। इट इज़ फास्ट, इकोनॉमिकल एंड वाइडली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, ये तेज़ है, सस्ता है, और व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है, किसमें, संचार के माध्यम के तौर पे।
फैक्स की बात करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आजकल के बच्चों को मालूम है या नहीं मालूम है पता नहीं, लेकिन आज से तकरीबन 15 और 20 साल पहले ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग एक तरीके से क्या थी, सर्विस थी। या किसी क्या था, जैसे मान लो कोई दुबई बैठा है और दुबई से वहाँ से उसे क्या भेजना है, एक डॉक्यूमेंट भेजना है, तो एक ऑप्शन होता है उस डॉक्यूमेंट की वो फ़ोटोकॉपी करवाएगा और उसको स्पीड पोस्ट में या वाया पोस्ट ऑफिस क्या कर देगा, भिजवा देगा, और 10-12 दिन जो लगते हैं वो लगेंगे। लेकिन हमें चाहिए इंस्टेंट, कि वहाँ से वह कैसे भिजवाए, तो उसके लिए एक सर्विस हुआ करती थी या है, आज भी है, क्यों, उसको कहते हैं फैक्स। वह क्या करेगा, वह अपने उस डॉक्यूमेंट को लेकर एक दुकान पे जाएगा। जनरल लैंग्वेज में बताता हूँ, दुकान पे जाके कहेगा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट फैक्स करवाना है। कहाँ करवाना है? सिक्कर में फैक्स करवाना है। तो वह जाके क्या करेगा, उस दुकान पर, जो सिक्कर की फैक्स वाली दुकान है, उसका एक पर्टिकुलर नंबर होगा। वह नंबर इस दुकान वाले को बताएगा, वह अपनी फैक्स मशीन से नंबर डायल करेगा एक तरीके से, या टेलीफ़ोन से, उसके साथ टेलीफ़ोन जैसा आइटम भी अटैच ही होता था। डायल करेगा और इनको कहेगा, भाई साहब अपनी फैक्स मशीन ऑन कर लो, एक फैक्स भेज रहे हैं, ठीक है। इस मशीन में इधर से वो डॉक्यूमेंट डलेगा, डन। वह डॉक्यूमेंट डलता-डलता नीचे की तरफ आएगा, यानी कि वह स्कैन हो जाएगा और इस मशीन से वह डॉक्यूमेंट इस तरीके से क्या आ जाएगा, प्रिंट आउट में आ जाएगा। इस सर्विस का नाम क्या होता था? फैक्स होता था। यानी कि इस मशीन में वो डॉक्यूमेंट स्कैन होगा और इस मशीन में वह क्या आएगा, प्रिंट आउट आएगा। इस व्यवस्था का नाम फैक्स हुआ करता है। तो ये आजकल के बच्चों को आइडिया है या नहीं आइडिया, नो आइडिया, बट पहले वाले बच्चों को सबको पता है। आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा पुराने में। फैक्स इज़ ए कम्युनिकेशन सिस्टम यूज्ड टू ट्रांसमिट स्कैन्ड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स थ्रू टेलीफोन लाइन्स, यानी कि फैक्स एक संचार प्रणाली है जिसके द्वारा स्कैन किए गए दस्तावेजों को टेलीफोन लाइन के माध्यम से क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। यानी आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आप फैक्स मशीन से नंबर डायल करवाओगे, आपका डॉक्यूमेंट इस मशीन में स्कैन होगा, फिर वो सिग्नल जाएगा, फिर इस सिग्नल जिस मशीन पे मिलेगा उस मशीन से उसका प्रिंट आउट निकल कर सामने आएगा। तो फैक्स आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है वॉइस एंड वीडियो मैसेजिंग। ये आप जनरली जानते ही हो, आप कॉल वॉल करते रहते हो, वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल। वॉइस एंड वीडियो मैसेजिंग अलाउज यूजर टू सेंड रिकॉर्डेड वॉइस और वीडियो मैसेजेस डिजिटली थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, यानी कि वॉइस और वीडियो मैसेजिंग में उपयोगकर्ता रिकॉर्ड की गई आवाज़ या वीडियो संदेश को डिजिटल रूप में नेटवर्क से क्या करते हैं, भेज सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजते हो, व्हाट्सएप पे आप कोई वीडियो फाइल भेजते हो, तो ये वीडियो और वॉइस मैसेजिंग है। और इसके अलावा एक होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि वीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग enables रियल टाइम ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल लोकेटेड एट डिफरेंट पीपल, यानी कि एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विभिन्न स्थानों पर बैठे लोगों के बीच वास्तविक समय में ऑडियो और वीडियो माध्यम से संवाद की सुविधा देता है। यानी कि इसको सिंपल और कहे तो इसको क्या कहते हैं, वीडियो कॉल, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं नेटवर्क के कॉन्सेप्ट की। नेटवर्क कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं, या नेटवर्क कहा जाता है। इसके कुछ ऑप्शन होते हैं, उसको समझ लेते हैं। एक होता है नोड, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। नोड क्या होता है? ए नोड इज एनी डिवाइस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर और सर्वर। यानी कि नोड का मतलब होता है नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई भी उपकरण, जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो भी डिवाइस नेटवर्क में ऐड होती है उनको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। क्लाइंट का मतलब होता है क्लाइंट इज ए कंप्यूटर और डिवाइस दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज और रिसोर्सेज फ्रॉम ए सर्वर। यानी कि नेटवर्क में क्या होता है, एक सर्वर होता है जो मेन पावरफुल होता है, उसके बाद उससे सारी चीज़ें क्या होती है, सारी अदर नोड जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इस सर्वर से जो डेटा लेने की रिक्वेस्ट देने वाली होती है उसको बोलते, उस डिवाइस को बोलते हैं क्लाइंट। और इस डेटा को, जिसके बाद डेटा होते हैं, इसको बोलते हैं सर्वर। तभी अभी आप कई बार आपने सुना होगा ना कि रिजल्ट आया है लेकिन यूनिवर्सिटी का सर्वर डाउन है। सर्वर वो होता है जहाँ पे डेटा पड़े हुए होते हैं, जहाँ पे डेटा होते हैं। ए क्लाइंट इज ए कंप्यूटर और डिवाइस दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज और रिसोर्सेज फ्रॉम ए सर्वर। यानी कि क्लाइंट वह कंप्यूटर या उपकरण होता है जो सर्वर से सेवाएं या संसाधन प्राप्त करने का अनुरोध करता है। सर्वर की बात करें, ए सर्वर इज ए पावरफुल कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा, रिसोर्सेज और सर्विसेज टू क्लाइंट्स इन ए नेटवर्क। यानी कि सर्वर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क में क्लाइंट्स को डेटा, संसाधन या अन्य कोई सेवा प्रदान करने का काम करता है, उसको सर्वर कहते हैं। अब बात करते हैं लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN is a network that connects computers within a small geographical area such as an office और स्कूल। यानी कि LAN वह नेटवर्क होता है जो छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे कार्यालय या स्कूल में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं। यानी कि कोई बिल्डिंग है,
इस बिल्डिंग में जो लैन केबल बिछाते हैं, आपने देखा होगा लैन से जुड़ते हैं सारे, उसमें प्रिंटर एक होता है लेकिन वो सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, इंटरनेट सब जगह जुड़ा हुआ होता है, कंप्यूटर एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि उनको उसको यानी कि छोटे से एरिया में जो इस तरीके का नेटवर्क बनता है, उसको लैन कहा जाता है और ऐसा ही नेटवर्क जब बड़े एरिया के लिए बने तो उसको क्या कहते हैं? वैन कहते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। Wide area network wide area network is a network that covers a large geographical area connecting multiple lanes across city और countries cities और countries यानी कि वेन वह नेटवर्क होता है जो बड़े भौगोलिक में फैला होता है और विभिन्न शहरों या देशों के लेंस को आपस में जोड़ता है। जनरली इंटरनेट को हम क्या कह सकते हैं? वेन कह सकते हैं। दुनिया भर के जब लेन आपस में जुड़ जाते हैं या दुनिया भर के नेटवर्क आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेन कहने लगते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। अभी तक हमने बात करी थी यूनिट फर्स्ट की, काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, क्लास थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आप इसके बाद कहीं और से पढ़ने को आपकी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। अब बात करेंगे यूनिट सेकंड की। इनकी यूनिट सेकंड में हम सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की यानी कि ओएस। अभी जो हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, एक्चुअली वही क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें विंडोज़ की। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। जैसे हम बात करें मैक की, मैक ओएस, एमएसी की मैक, हम बात करें यूबंटू की, हम बात करें लाइनक्स की, तो ये जितने भी जो मैं बोल रहा हूँ नाम, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपके मोबाइल की बात करूँ तो आपके मोबाइल में क्या है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या काम करता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के सभी कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे मान लो आपका एंड्रॉइड है, तो आपके मोबाइल में जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती है उनको कौन कंट्रोल करता है? वो आपके मोबाइल का एंड्रॉइड वर्ज़न कंट्रोल करता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। It acts as an interface between the user and computer hardware। यह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। यानी कि यूजर कंप्यूटर से जुड़ता है और कंप्यूटर को एक्सेस करता है, तो वो किसके माध्यम से करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से करता है। इट मैनेजेस फाइल्स, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड रन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। यह जो आपका मोबाइल है या यूँ कहें आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसमें फाइल, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि का मैनेज करता है और जो भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम है, उन एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने में क्या करता है? ये मैनेज करता है। यूँ कहें उन प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करवाता है। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं चलता है, तब हम ये कहते हैं कि आपका मोबाइल या आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो बूट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वह चल नहीं रहा है। और हम ये जनरली बोल देते हैं कि विंडो उड़ गई, तो ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जो ये सारी चीज़ करने में ईज़ी करता है। अब बात करते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं, जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं या ऑपरेटिंग जो सिस्टम होते हैं दोस्तों, वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेरेंस और एक होता है ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। यानी कि पहले क्या था कि जैसे शुरुआत में जब कंप्यूटर बने थे तो ग्राफिक्स नहीं थे, उनमें कैरेक्टर से ही काम होता था, जिसको सीयूआई कहा गया। और जो बाद में विंडोज़ वगैरह आए, जिनमें ग्राफिक्स आए, इमेजेस आए, तो उनको जीयूआई कहा जाता है, यानी कि ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। जो सीयूआई होता है वो आज भी अपने लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डॉस कमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉस कमांड एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम होता है, जिसको डॉस कमांड कहते हैं या इसको सीएमडी भी कहा जाता है ना? और जीयूआई जिसमें विंडोज़, मैक ये सब आ जाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डॉस कमांड की। DOS command and DOS commands are text-based commands used to perform basic operations like file handling and disk management। यानी कि DOS कमांड से टेक्स्ट आधारित निर्देश होते हैं, यानी कि कैरेक्टर पे ही बेस होते हैं, जिनका उपयोग फाइल और डिस्क से संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। अब आप इसको कैसे ओपन करोगे? आप अपने रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना है आपको? सीएमडी लिखना है और सीएमडी लिखने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफ़ेस आ जाएगा। आपने कभी आरएससीआईटी, आर्किसिल जैसा कोर्स किया है, जिन बच्चों ने उनको पता भी है कि एक इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर होता है विंडो में, जिसको हम देखो सीएमडी कहते हैं या इसको डॉस कमांड कहते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से आता है। अभी आप कहाँ खड़े हो? सी पार्टीशन में खड़े हो एक तरीके से, और यहाँ पर आपको कमांड लिखनी होती है इसमें, यानी कि टेक्स्ट ही लिखने होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? टेक्स्ट बेस है। और जैसे मान लो इसमें आप यहाँ पे क्या लिखते हो?
DIR लिखते हो यानी कि डायरेक्टरी लिखते हो और फिर एंटर मारते हो, तो आपके इसमें कौन-कौन से फ़ोल्डर बने हुए हैं सी पार्टीशन में, उनकी आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। आपको कोई यहाँ पे फ़ॉर्मेट करना है तो आपको कमांड लिखनी होती है फ़ॉर्मेट, आपको कोई डायरेक्टरी में चेंज करना है तो CD लिखते हो, कोई नई डायरेक्टरी बनानी होती है उसको MD लिखते हो। यानी कि डॉस में डायरेक्टरी का मतलब होता है फ़ोल्डर, क्या होता है? फ़ोल्डर होता है। आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इधर लिखते हो हेल्प और आपके पास हेल्प की एक लिस्ट ओपन हो जाती है। तो कहने का मतलब इसको कैरेक्टर यूज़र इंटरफ़ेस भी कहा जाता है और इसको डॉस कमांड भी कहा जाता है। जो कॉमन कमांड्स है उनको वो इस प्रकार है DIR डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स यानी कि फाइल और फ़ोल्डर की सूची दिखाता है। CD यानी चेंज डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी बदलता है। MD यानी क्रिएट से न्यू डायरेक्टरी, नया फ़ोल्डर बनाता है। रिमूव डायरेक्टरी के लिए आपको RD कमांड का यूज़ करना होता है। कॉपी करने के लिए आपको कॉपी कमांड का यूज़ करना होता है। फाइल्स को डिलीट करने के लिए डेल कमांड का यूज़ करना होता है और आपको डिस्क को यानी कि पार्टीशंस को या जो डिस्क है, जो उसमें आपने पेन ड्राइव वगैरह लगा रखी है, उसको फ़ॉर्मेट करना है तो आपको फ़ॉर्मेट का यूज़ करना होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। और डॉस में सारा काम होता है किस पे बेस पे होता है? कमांड के बेस पे होता है, इसलिए इसको डॉस कहते हैं, डॉस कमांड इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं विंडोज़ 98 यानी कि अब जो नए बच्चे हैं, आप जैसे जेन ज़ी वाले बच्चे थे उनको नहीं पता, उन्होंने विंडो 10 के बाद ही देखा होगा लैपटॉप वगैरह। विंडो 98 यानी कि 1998 का जो वर्ज़न था विंडोज़ का, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो एक बेसिक सा ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हुआ करता था। ये क्या चीज़ है या इसकी इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया क्या है? इंस्टॉलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप विंडोज़ 98 ऑन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड। यानी इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में विंडोज़ 98 को स्थापित करना यानी उसमें डालना ताकि उसका क्या किया जा सके, यूज़ किया जा सके। आपको पता ही है आप मोबाइल चला रहे हो बहुत पहले से बचपन से कि कोई सॉफ्टवेयर हमें अगर यूज़ करना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल होने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। और आजकल क्या है कि एक बार आपको क्लिक करना होता है, उसके बाद तुरंत वो इंस्टॉल हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अलग-अलग स्क्रीन होती थी, उसमें की वगैरह डालना होता था और एक लंबी प्रोसेस होती थी, तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा लगता था एक इंस्टॉलेशन में ही। तो उसमें बार-बार ऐसे प्रोसेस से निकलना पड़ता था, तो उस प्रोसेस का नाम इंस्टॉलेशन होती है। अब बात करें स्कैन डिस्क की, स्कैन का मतलब क्या होता है? उसको स्कैन करना। डिस्क मतलब जैसे आपने पेन ड्राइव लगा रखी है या आपके हार्ड डिस्क में है या आपका कोई पार्टीशन है, उनको आपको स्कैन करना है कि कहीं उनमें कोई एरर तो नहीं है, कोई उनमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, तो उसके लिए जो आप यूज़ करते हो उसको स्कैन डिस्क कहा जाता है। स्कैन डिस्क इज़ ए यूटिलिटी यूज्ड टू चेक एंड फिक्स डिस्क एरर यानी कि स्कैन डिस्क वह यूटिलिटी है जिसका उपयोग डिस्क की त्रुटियों को जाँचने और ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी कि डिस्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, उसको अगर हमें देखना है तो हम स्कैन डिस्क का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल पैनल की। जैसे आपके मोबाइल में जो ओवरऑल चीज़ें आप सेट करते हो वो कहाँ होती है? मोबाइल की सेटिंग्स में होती है। ठीक उसी हिसाब से लैपटॉप या कंप्यूटर में जो सेटिंग होती है उसको किस नाम से जानते हैं? कंट्रोल पैनल के नाम से जाना जाता है। Control panel is used to change system settings like display, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एटसेट्रा यानी कि कंट्रोल पैनल का उपयोग सिस्टम की सेटिंग बदलने के लिए किया जाता है जिसमें डिस्प्ले होना, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्स वाई जेड काइंड ऑफ सेटिंग, सारी सेटिंग जहाँ पे मिलती है उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल पैनल कहते हैं। जब आप कंट्रोल पैनल खोलते हो तो आपके सामने इस तरीके का एक सरफेस ओपन होता है जिसमें आप चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल हो, ऑटो प्ले हो, बैकअप की बात हो, फाइल हिस्ट्री हो, फ़ॉन्ट हो, कीबोर्ड हो, मेल हो, पावर ऑप्शंस हो, रिकवरी, रीजन जो भी है एक्स, वाई, ज़ेड काइंड ऑफ आपको सारी चीज़ कहाँ मिलती है? कंट्रोल पैनल में मिलती है। माउस से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड, विंडोज़ से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड हर तरीके की सेटिंग आपको कहाँ मिलती है? कंट्रोल पैनल में और आप यहाँ से इसका जो व्यू है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक आपको कंट्रोल पैनल समझ में आ गया होगा और यहाँ से आप कोई चीज़ सर्च भी कर सकते हो। ये आपको माई कंप्यूटर में भी मिल जाता है। इसको सर्चिंग का ऑप्शन कहते हैं और आगे आएगा भी सही अभी आपके। अब बात करते हैं टास्क बार। देखो टास्क बार क्या होता है? आप जब जैसे आप कंप्यूटर खोलते हो आपके सामने इस तरीके की एक विंडो आती है। सबसे पहले मैं बता दूँ बेसिक चीज़ बता देता हूँ। इस विंडो को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप पे ये छोटे-छोटे फ़ोल्डर होते हैं। इनको इनको कहते हैं आइकन्स। इनको क्या कहते हैं? आइकन्स। और जो नीचे ये पट्टी जैसा होता है, इस पट्टी का क्या नाम होता है? टास्क बार। इसको टास्क बार कहते हैं यानी कि कौन-कौन से काम इसमें ओपन है। जैसे अभी अ, जो क्रोम ब्राउज़र है उसके जो अंडरलाइन हो रखा है इसका मतलब ये अभी क्या है ओपन हो रखा है और बैकग्राउंड में ओपन है।
विन वर्ड है यानी एमएस वर्ड अंडरस्कोर है लगा हुआ है, अंडरलाइन लगी हुई है, तो ये भी ओपन है यानी कि चल रहा है। एमएस पेंट भी ओपन है। इधर ये जो नोटिफ़िकेशन एरिया यानी कि जो क्लॉक है, इसको क्लॉक एरिया कहते हैं, यहाँ पे नोटिफ़िकेशन भी आते हैं, इसको नोटिफ़िकेशन एरिया भी कहते हैं। इसको स्टार्ट बटन कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन, और ये जो डायलॉग बॉक्स है इसको सर्च बार कहते हैं। तो आई थिंक ये स्प्लिट मेन्यू है यानी कि ये स्प्लिट का ऑप्शन है, जहाँ पे आप ज़्यादा सीधा स्विच कर सकते हो, विंडो स्विच कर सकते हो, और इन सबको आइकन है, ये आइकन्स कहे जाते हैं। तो आई थिंक आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। बात करें टास्क बार की यानी कि जो नीचे की पट्टी है, ये क्या काम आती है? द टास्क बार इज़ अ बार यूजुअली प्रेज़ेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन दैट शोज़ रनिंग प्रोग्राम्स एंड सिस्टम स्टेटस, यानी कि टास्क बार स्क्रीन के नीचे स्थित एक पट्टी होती है, जो चल रहे प्रोग्राम और सिस्टम की स्थिति को बताती है, यानी कि कौन-कौन से प्रोग्राम अभी चल रहे हैं और सिस्टम की स्थिति क्या है, यानी कि बैटरी कितनी है, वाई-फाई का क्या स्टेटस है, साउंड की क्या सिचुएशन है, कीबोर्ड कैसा है, क्लॉक क्या है और नोटिफ़िकेशन एरिया क्या है, सारी तरीके की सिचुएशन या इन्फॉर्मेशन ये कहाँ बताता है, टास्क बार पे दिखाई जाती है। अब बात करें टूल बार की, टूल बार से प्रोवाइड शॉर्टकट बटन्स टू क्विकली परफॉर्म कॉमन टास्क, यानी कि टूल बार सामान्य कार्यों को जल्दी से निपटाने के लिए शॉर्टकट बटन होते हैं। जैसे मान लो ऊपरी-ऊपर इस तरीके के होते हैं, तो इस पे एक तीर इस तरीके से है, एक तीर इस तरीके से है, इधर मिनिमाइज़ का ऑप्शन है, मैक्सिमाइज़ का है, ये इनको टूल बार भी कहा जा सकता है। यानी कि ये छोटे-छोटे शॉर्टकट वाले काम करते हैं, यानी कि जो जल्दी काम करने होते हैं, उनका एक किट होता है, उसको टूल बार के नाम से जानते हैं। फाइल्स एंड फ़ोल्डर मैनेजमेंट, यानी कि जैसे मान लो कोई आइकन है और कोई फ़ोल्डर है, इसके नीचे नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नाम लिखा हुआ है राम। अब मुझे इस फ़ोल्डर का नाम चेंज करना है, ठीक है? तो मैं इस पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक कुल करते ही मेरे पास एक ऑप्शन मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें रीनेम, डिलीट, प्रिंट, सेंड टू, ओपन विथ, एडिटर, ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो इन ऑप्शंस को, यानी कि जो राइट क्लिक होता है, इन ऑप्शन को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, फाइल्स एंड फ़ोल्डर का मैनेजमेंट। इसमें क्या-क्या होता है? इट रेफर्स टू क्रिएटिंग, डिलीटिंग, रीनेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फ़ोल्डर, यानी कि फाइल और फ़ोल्डर मैनेजमेंट का अर्थ हुआ फाइल और फ़ोल्डर को बनाना, हटाना, नाम बदलना और उसको मैनेज करना, उसको कॉपी करना, कट करना, ये सारी जहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं उसको फाइल एंड फ़ोल्डर मैनेजमेंट कहा जाता है। अब बात करें डिस्प्ले सेटिंग, यानी कि जब आप डेस्कटॉप पे खड़े हो, डेस्कटॉप का पीछे का जो वॉलपेपर होता है, वॉलपेपर, उसकी थीम, उसके फ़ॉन्ट, उसकी साइज़, उसका रेशियो, ये सारी जो सेटिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले सेटिंग के नाम से जानते हैं। जैसे आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हो, तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है डिस्प्ले सेटिंग का। इसको हम क्या कहते हैं, इसमें सारी तरीके की सेटिंग होती है, ब्राइटनेस एटसेट्रा, वो डिस्प्ले सेटिंग के नाम से जानी जाती है। डिस्प्ले सेटिंग्स आर यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द स्क्रीन, यानी कि डिस्प्ले सेटिंग का उपयोग स्क्रीन की दिखावट बदलने के लिए किया जाता है। इट इंक्लूड्स, यानी इसमें क्या-क्या होता है, बैकग्राउंड और वॉलपेपर चेंज होना, स्क्रीन सेवर लगाना, डेस्कटॉप की थीम क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। अब बात करें विंडो एक्सप्लोरर की। क्या होता है विंडोज़ एक्सप्लोरर, यानी कि इस तरीके से जैसे आप विंडो की के साथ, आपकी जो विंडो की है, विन की जिसको बोलते हैं, उसके साथ अगर आप ई प्रेस करते हो, तो आपके सामने एक जो ओपन होता है फ़ोल्डर, जो स्क्रीन ओपन होती है उसको एक्सप्लोरर कहते हैं, या आपने रन में क्या लिखना है, एक्सप्लोरर लिखना है, तो आपके सामने इस तरीके का एक माई कंप्यूटर जैसा ही आइकन ओपन होता है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन ये काम क्या करता है, जैसे आप माई कंप्यूटर खोलते हो उसमें इस तरीके से नहीं आता, लेकिन एक्सप्लोरर में इधर देखो इस तरीके की एक सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है? सिचुएशन क्या है, इस तरीके की एक विंडो क्रिएट होती है। इसमें देखो आप डायरेक्ट ये दिस पीसी यानी कि माई कंप्यूटर है, आप सीधा डेस्कटॉप पे जा सकते हो, डॉक्यूमेंट पे जा सकते हो, डाउनलोड पे जा सकते हो, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियो, सी फ़ोल्डर में, ई फ़ोल्डर में, जो-जो आपके फ़ोल्डर बने हुए हैं, उन सब में आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, यानी इन सबको मैनेज कर सकते हो, किससे? एक्सप्लोरर से। इसको ही कहते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर। Windows Explorer is a tool used to view, manage and organize files and folders, यानी कि विंडो एक्सप्लोरर एक टूल है जिसका उपयोग फाइल और फोल्डर देखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, विंडो एक्सप्लोरर कहा जाता है। अब बात करें फाइंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर, यानी कि इधर ऐसे सर्च का ऑप्शन होता है, इसमें आप फ़ाइल और फ़ोल्डर आपको सर्च करनी है, तो माई कंप्यूटर खोलते हो, यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा तो उसमें लिखोगे तो जो भी पूरे माई कंप्यूटर में जो-जो उससे रिलेटेड आइटम होगा या उसके जैसा होगा, तो वह आपके सामने आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं सर्च करना। या आपको इसका नाम नहीं पता लेकिन आपको फ़ाइल ढूँढनी कौन-सी है, पीडीएफ ढूँढनी है, तो आप यहाँ पे
स्टार लगा के डॉट पीडीएफ लिख दो तो जितनी भी पीडीएफ है आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसको फाइल और फ़ोल्डर को सर्च करना कहा जाता है। दिस फीचर हेल्प्स यूज़र सर्च फॉर फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स बाय नेम, टाइप और लोकेशन, यानी कि ये सुविधा उपयोगकर्ता को नाम, उसका टाइप क्या है, वह कौन से स्थान पर है आदि के आधार पर फाइल और फ़ोल्डर को खोजने की क्या देता है, एक सुविधा प्रदान करता है। फिर बात करें फॉर्मेटिंग डिस्क, यानी कि जैसे मान लो आप पेन ड्राइव लेके आए, नई-नई आप पेन ड्राइव मँगाते हो या दुकान से लाते हो, उसमें आपको डाटा इन डालने हैं, तो डाटा डायरेक्ट नहीं डलते। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसको फॉर्मेट करना होता है, यानी कि आपको उसको रेडी करना होता है एक पर्टिकुलर एफएटी में, यानी कि जो FAT32 या FAT जो भी उसका क्या बोलते हैं इसको, फाइल एलोकेशन है, आई थिंक मैं नाम इसका भूल रहा हूँ। इसका पूरा नाम होता है, यानी कि एक फॉर्मेटिंग सेटिंग होती है। इसमें आपको उसको फॉर्मेट करना होता है, उसको रेडी करना होता है डेटा के लिए। या फिर ऑलरेडी आपकी जो पेन ड्राइव है वो भरी हुई है, उसको आपको खाली करना है, तो आप क्या करते हो, फॉर्मेट करते हो। उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग, यानी कि उसको रेडी करना कि आप डाटा डालने के लिए, या फिर डाटा है उसको रिमूव करना, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। Formatting is the process of preparing a disk to store data by removing existing, यानी कि फॉर्मेटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें डिस्क को डेटा संग्रह के लिए तैयार किया जाता है और पुराना डेटा हटाया जाता है। बात करें कॉपिंग फाइल की, कॉपिंग फाइल का आपको मतलब है, आपने कंट्रोल प्लस सी आप दबाते हो और जहाँ पे आपको उसको लेके जाना है वहाँ पर आप कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करते हो। कंट्रोल सी कॉपी की कमांड हो गई और कंट्रोल वी पेस्ट की हो गई। तो फाइल को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह ले जाना जो प्रोसेस होती है, कॉपिंग फाइल्स कहा जाता है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप से भी होती है और डायरेक्ट कॉपी से भी होती है। कॉपिंग फाइल्स मीन्स क्रिएटिंग ए डुप्लीकेट और ऑफ ए फाइल टू एट अनदर लोकेशन, यानी कि कॉपी फाइल का अर्थ है कि किसी फाइल की एक प्रति दूसरे स्थान पर भी बनाना, यानी कि उसकी जैसी दूसरी जगह डुप्लीकेट फाइल बनाना। प्रिंटर सेटिंग, यानी कि जब हम प्रिंट आउट लेते हैं, तो प्रिंट आउट लेते हैं तो आप जैसे मान लो आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप प्रिंटर लेके आए, प्रिंटर लगाते ही आपने यूएसबी लगाई, क्या प्रिंटर काम करने लग जाएगा? नहीं। सबसे पहले आपको प्रिंटर का क्या डालना होगा, ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। ड्राइवर इंस्टॉल करना ही प्रिंटर की सेटिंग की जाती है, यानी कि प्रिंटर सेटिंग्स आर यूज्ड टू इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर एंड मैनेज प्रिंटर्स कनेक्टेड टू दी कंप्यूटर, यानी कि प्रिंटर सेटिंग का उपयोग प्रिंटर को इंस्टॉल करने, उसकी सेटिंग बदलने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। यानी कि हमारे पास मल्टीपल प्रिंटर है, तो हमें कौन से प्रिंटर में प्रिंट आउट देना है, वो चेक करना भी, वो सेलेक्ट करना भी प्रिंटर सेटिंग कही जाती है। उसको इंस्टॉल करना, यानी उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करना, प्रिंटर को पीसी से कनेक्ट करना, ये सारी प्रिंटर सेटिंग कही जाती है। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 की, जिसमें हम जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? देखो अभी हमने फर्स्ट यूनिट से पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखो, एलिमेंट्री कंप्यूटर की जो सिलेबस की बात करें तो सबसे जो लंबा सिलेबस है वो यूनिट फर्स्ट का ही है, बाकी छोटे-छोटे सिलेबस है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जानते हैं। अभी हमने जब सॉफ्टवेयर को हमने पढ़ा तो हमने कहा सॉफ्टवेयर 2 तरीके के होते हैं। एक वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने में काम आते हैं, और दूसरा वो सॉफ्टवेयर जो कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो जो सिस्टम को चलाने के लिए काम में आते हैं उनको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं, और जो पर्टिकुलर काम के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मान लो मुझे फेसबुक चलानी है, तो फेसबुक का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। मुझे इंटरनेट चलाना है तो गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। मुझे एक्सेल में काम करना है, एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मुझे वर्ड का काम करना है, वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन मुझे इन सब को चलाने के लिए मेरे सिस्टम में सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो विंडो में एक आदि होते हैं। बिल्कुल आपके मोबाइल में भी ऐसा ही होता है। जैसे आपके मोबाइल का जो एंड्रॉइड है, वह क्या है, आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद आप जितने भी ऐप्स इंस्टॉल करते हो उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको शॉर्ट में हम ऐप्स भी कहा जाता है, यानी कि ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप का मतलब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड वर्ड होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। Application software is designed to perform specific tasks for users such as document creation, calculations and data analysis, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष विशेष कार्य करने हेतु बनाए जाते हैं, जैसे दस्तावेज बनाना, गणना करना, डेटा विश्लेषण करना आदि। तो ये सारे काम करने के लिए, जो स्पेसिफिक काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाते हैं। दीज प्रोग्राम्स रन ऑन दी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलते हैं। यानी इन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सिस्टम में क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं
वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एमएस वर्ड, यानी कि आपने एक नाम सुना होगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है कि कई सारे सॉफ्टवेयर का एक बल्क है जिसमें एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, आउटलुक एक्सप्रेस होता है। इस तरीके से एमएस ऑफिस में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें अगर हमें वर्ड से रिलेटेड काम करना है, यानी टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना है, जिसमें मुझे कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, बुक लिखनी है, या फिर मुझे जैसे टेक्स्ट बेस मुझे कोई काम करना है, नोट्स बनाने हैं, तो ये सारे काम मैं कहाँ करता हूँ? वर्ड प्रोसेसर में करता हूँ, जिसका जो माइक्रोसॉफ्ट वाला है उसको बोलते हैं एमएस वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये आप इसको ओपन करना चाहते हो तो रन में आपको क्या लिखना होता है? विन वर्ड लिखना होता है। Word processing software like MS Word is used to create, edit, format, save, and print text documents such as letters, reports, and notices। यानी कि एमएस वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट लिखने में, दस्तावेज बनाने में, संपादित यानी उनको एडिट करने में, उनको फॉर्मेट करने में, सेव करने में, उनका प्रिंट आउट लेने में, जैसे मुझे कोई लेटर लिखना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई नोटिस बनाना है, तो मुझे एमएस वर्ड का यूज़ में लेना होता है। इस तरीके से एमएस वर्ड ओपन होता है। आप रन में जैसे खोलते हो तो आपके सामने इस तरीके की एक डिस्प्ले आ जाती है, या इस तरीके का एक ओपन हो जाता है सरफेस। तो यहाँ पे होता है इसका टाइटल, जो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 होता है। आपने जैसे मान लो इसमें लिखा है एलिमेंट्री कंप्यूटर नोट्स, तो ये आप अगर सिर्फ सेव करोगे तो इस तरीके से इसका जो टाइटल होता है वो यहाँ होता है। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, इनको शॉर्टकट टूलबार कहते हैं। यहाँ पे आपको देखो फाइल दिख रहा है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, इनको बोलते हैं टैब्स। क्या बोलते हैं? टैब कहे जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम होम टैब पे होते हैं इसमें। इसको ग्रुप कहते हैं। क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल का है, इधर एडिटिंग और आगे पीडीएफ क्रिएट करने। इसको फ़ॉन्ट बोलते हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये फ़ॉन्ट की साइज़ है, ये फ़ॉन्ट की साइज़ को बताता है। ये फ़ॉन्ट की बताता है कि आपको कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है। ये फॉर्मेटिंग क्लियर करने का होता है, इधर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने का होता है। तो कई तरीके के ऑप्शन है। इधर आपके मार्जिन दिखाई देते हैं, 4 तरीके के मार्जिन होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई, इस तरीके से। तो ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट फाइल ओपन होती है इस तरीके से, ये आपका पेज होता है, ठीक है? इस पेज पे आप लिखते हो टेक्स्ट वगैरह, फिर उसको एडिटिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह करते हो। ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये वर्टिकुलर रूलर है। तो कहने का मतलब ये इसको विनवर्ड कहते हैं या एमएस वर्ड कहते हैं। हर एक चीज़ इसमें कुछ डालना है, इंसर्ट से कर सकते हो, लाइन चेंज कर सकते हो, लेआउट से आप पेज की लेआउट चेंज कर सकते हो। तो ये सारे इसके टैब हैं जिसको आप जब यूज़ करते हो तो आप इन चीज़ों को समझ पाते हो। अब हम बात करते हैं इसमें एडिटिंग की, या इसमें किस तरीके से काम होता है। पहले बात करें एंटर, एडिट एंड फॉर्मेट। एंटरिंग टेक्स्ट मीन्स टाइपिंग कंटेंट इन डॉक्यूमेंट, यानी एंटर का मतलब होता है टेक्स्ट में या दस्तावेज में, यानी डॉक्यूमेंट में कोई सामग्री या कोई टाइपिंग करना। एडिटिंग का मतलब होता है जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है उसको मॉडिफाई करना, जैसे उसको डिलीट करना, उसको चेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिंग। और फॉर्मेटिंग का मतलब होता है हम जो हम लिख रहे हैं उसमें उसके फ़ॉन्ट डिज़ाइन को चेंज करना, फ़ॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना, फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज करना, कलर चेंज करना, या उसका अलाइनमेंट चेंज करना, वो होती है फॉर्मेटिंग। जैसे आपके सामने अभी ये दिख रहा है। तो क्या मैं जब इसको टाइप कर रहा था तो ये ऐसा ही था? नहीं, मैंने देखो यहाँ पे इसको ब्लू कलर किया, इसको रेड कलर किया, इधर ब्लैक कलर है, इधर मैंने बुलेटिंग लगाई, ठीक है? तो ये इस चीज़ को, यानी कि जो मैं आपके सामने डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। जब मैं इनको लिखता हूँ, इसको एंटरिंग बोलते हैं, और जब मैं इसमें कोई गलत लिख दिया, उसको डिलीट कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूँ, इसको एडिटिंग कही जाती है। चाहे फिर आप पावर पॉइंट में करो, चाहे वर्ड में करो, काम सारे ऐसे ही होते हैं। बात करें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स एंड पेज लेआउट की, यानी कि पेज लेआउट कंट्रोल्स द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी पेज लेआउट आपके डॉक्यूमेंट की जो टोटल दिखावट है, नहीं दिखेगा कैसा आपका डॉक्यूमेंट, उसको कंट्रोल करता है। इसमें क्या-क्या होता है? पेज की साइज़ एंड ओरिएंटेशन, यानी कि आपकी पेज की साइज़ क्या होगी? जैसे बेसिक सी साइज़ A4 होती है, A3 होती है, लेटर साइज़ होती है, ठीक है? लीगल साइज़ होती है, ये पेज की साइज़ होती है। आपके पेज का ओरिएंटेशन इससे पोर्ट्रेट होगा या आपका पेज लैंडस्केप होगा, वो चेंज होता है। हेडर फुटर क्या है, यानी कि आपकी हेडिंग में क्या लिखा होगा, फुटिंग में क्या लिखा होगा। कॉलम्स एंड सेक्शन, इसमें कितने कॉलम होंगे, सेक्शन क्या होंगे, यानी कि 2 कॉलम में लिखा जाएगा या 3 कॉलम में लिखे जाएँगे। और ओवरऑल पेज लेआउट सेटिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट और फॉर्मेट और पेज लेआउट में होते हैं। इसके अलावा बात करें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर्स इन एंड थिसॉरस, यानी कि जब आप वर्ड में काम करते हो और आपने जैसे मान लो एप्पल लिखना था APPLE, और आपने क्या लिख दिया APLE, तो उसके नीचे इस तरीके से लाल कलर की एक अंडरलाइन आ जाती है जो कि बताती है कि क्या है, स्पेलिंग एरर है।
ठीक है? और आपने लिखा APPLE और वो जो स्पेस देके फिर एक स्पेस लगा, फिर यहाँ पे आपने डॉट लिखा, इसके नीचे एक ब्लू कलर की अंडरलाइन आ जाती है जो कि बताता है कि सिंटैक्स एरर है यानी कि ग्रामेटिकली एरर है। ये चीज़ बताता है यानी कि फॉर्मेटिंग एरर है। तो ये एरर वगैरह जो बताता है इसको कौन-सा फीचर कहते हैं? स्पेलिंग और ग्रामर चेकर और थिसॉरस कहते हैं। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर्स हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर्स यानी कि जो स्पेलिंग और ग्रामर चेकर है, वो गलतियों को पहचानने में और उनको सुधार करने में मदद करता है। ठीक इसी हिसाब से जो थिसॉरस है, थिसॉरस प्रोवाइड्स सिनोनिम्स एंड अल्टरनेटिव वर्ड यानी कि जो थिसॉरस है वो समानार्थी शब्द प्रदान करता है। जैसे मान लो आपने लिखा फाइंड, ठीक है, अब आपको इसके जैसा कोई दूसरा वर्ड लिखना है, फाइंड नहीं लिखना, तो आप क्या चेक करोगे? थिसॉरस चेक करोगे। इसके जैसा जो ऑप्शन जैसे एक आपको क्या मिल जाएगा, एक ऑप्शन सर्च का मिल गया, तो फाइंड की जगह आपने क्या यूज़ में ले लिया? सर्च। तो सर्च और फाइंड एक-दूसरे के क्या हो गए? समानार्थी हो गए। इस तरीके की जो सुविधा होती है, उसको थिसॉरस कहा जाता है। अगला है फाइंड एंड रिप्लेस, कट एंड पेस्ट। फाइंड एंड रिप्लेस का क्या मतलब है? जैसे मान लो आपने डॉक्यूमेंट लिखा, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें मान लो अ 3 पेज है और उसमें आपने एक वर्ड लिखा, वर्ड क्या लिखा? आपने लिखा एक लड़के का नाम था राम, ठीक है? और आपने गलती से उसमें उसका नाम क्या लिख दिया? आपने उसका गलती से नाम लिख दिया चलो थोड़ा-सा पास-पास कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, लड़के का नाम था श्याम, ठीक है? और आप श्याम ही लिख रहे थे लेकिन जब उसने बताया कि मेरे नाम की स्पेलिंग श्याम ये वाली है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? यानी गलती से उसकी जो स्पेलिंग है वो श्याम इस तरीके से लिखी है और आपने इस तरीके की स्पेलिंग लिख ली। अब आप पूरे डॉक्यूमेंट में एक-एक को पढ़ने थोड़ी बैठोगे कि यार मैंने जो श्याम की स्पेलिंग में मिस्टेक करी है यानी कि एज़ पर डॉक्यूमेंट उसकी स्पेलिंग लिखनी थी, मैं उसमें लिख नहीं पाया तो अब क्या करोगे? आप क्या करोगे? फाइंड और रिप्लेस करोगे। आप कंट्रोल F दबाओगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको क्या सर्च करना है? श्याम। तो आप यहाँ पे लिखोगे जो सर्च करना है और उसको बदलना किससे है? श्याम से यानी कि इस स्पेलिंग से बदलना है और आप कर दोगे रिप्लेस ऑल। तो जहाँ-जहाँ श्याम ये लिखा हुआ है उस जगह ये लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं फाइंड करके रिप्लेस करना। आपको सिर्फ़ फाइंड करना है, तो सिर्फ़ आप फाइंड कर लेते हो जो आप चीज़ जो आपको ढूँढनी है और रिप्लेस करनी है तो मतलब जो फाइंड किया उसको बदलना है। कट पेस्ट का मतलब होता है एक जगह से कट करना और उसको दूसरी जगह पेस्ट कर देना यानी कि यहाँ से हटा देना और यहाँ उसको एलोकेट करना, तो कट पेस्ट कहा जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस इज यूज टू सर्च एंड चेंज टेक्स्ट क्विकली यानी फाइंड और रिप्लेस का उपयोग टेक्स्ट को खोजने और बदलने के लिए किया जाता है। कट एंड पेस्ट इज यूज टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वहीं जो कट और पेस्ट का उपयोग है वो टेक्स्ट को एक जगह से एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने को के लिए किया जाता है। बात करें टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग यानी कि आपने जगह टेबल वगैरह ऐड करी है इस तरीके से कोई भी आपकी टेबल है, वो ऐड करी है तो इस टेबल से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग होगी इसको टेबल और फॉर्मेटिंग कहा जाता है। टेबल्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम। टेबल का उपयोग डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर्मेटिंग टेबल्स इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी यानी कि जो टेबल की फॉर्मेटिंग है वो उसकी टेबल को पढ़ने के लिए यानी रीडेबल करने के लिए आसान होती है। जैसे आपकी ये जो टेबल का जो हेडिंग थी यानी कि जो पहली रो थी आपने इसको अलग कलर में कर दिया फिर बाद वाले को अलग कलर में कर दिया, इसमें बॉर्डर लगा दिया। तो ये आपकी जो टेबल है वो थोड़ी रीड करने में क्या हो गई? आसान हो गई। इसको बोलते हैं टेबल की फॉर्मेटिंग। अब बात करें एक्सेल की, जिसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है। एक्सेल यानी कि आपने देखा होगा कि एक्सेल में टेबल वगैरह का यानी कि इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर आपने देखा, जिसमें इस तरीके का जाल सा होता है, क्या कहते हैं? एक्सेल कहा जाता है। क्या काम आता है उसको समझ लेते हैं। एमएस एक्सेल is a spreadsheet program used to store data, perform calculation and analyze format information यूजिंग रो एंड कॉलम्स यानी कि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा को संग्रह करने में, कैलकुलेशन वगैरह करने में और एनालिसिस करने में किया जाता है, जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ होते हैं। यानी कि जब आप अपने रन कमांड में एक्सेल लिखते हो, आपके सामने एक इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसको एमएस एक्सेल कहा जाता है। यही आप ऊपरी-ऊपर इसका क्या होगा टाइटल होगा, इधर वही होम, इंसर्ट, पेज लेआउट इन सबको क्या कहा जाएगा? टैब कहा जाएगा। बेसिकली देखो काम वही होते हैं जो एक बार वर्ड में आपने देख लेते होंगे फॉर्मेट चीज़ें ऑलमोस्ट वही होती है, बस कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब देखो इसमें जो मेन काम होता है वो ये वाला होता है, ये जो आपको जाल सा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्प्रेडशीट कहा जाता है, स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। अभी देखो ये होते हैं कॉलम जो ए, बी, सी, डी लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं कॉलम और जो 1, 2, 3 लिखे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं रो।
यानी कि ये होता है स्तंभ और ये होती है पंक्तियाँ। ये स्तंभ का नेम है ए और ये रो की नेम है ए। अगर आप इस पे खड़े हो, दोबारा बोल देता हूँ, इधर से जो कॉलम है, इधर से लाइन आती है और रो की लाइन होती है जो दो एक-दूसरे को जहाँ पर काटती है, इस डब्बे को क्या कहते हैं? सेल कहा जाता है। इस डब्बे को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। जैसे फिलहाल आप इस सेल पे खड़े हो, तो इसको एक्टिव सेल कहते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? इसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। सेल एड्रेस। तो ये कॉलम का नाम पहले आएगा, रो का नाम बाद में आएगा। जैसे अभी आप इस पे खड़े हो तो ये क्या कहा जाएगा A1 और यदि आप डी में यहाँ पे खड़े हो तो डी आपका इसका पहला नाम हो गया डी और कहाँ खड़ा है 6 पे तो इसका एड्रेस क्या हो गया D6। अभी आप कहाँ खड़े हो D6 में। यदि आप यहाँ खड़े होते तो आपका एड्रेस क्या होता J2। यदि आप यहाँ खड़े होते तो क्या होता है C2। तो समझ गए मेरे ख्याल से सेल क्या होता है? कॉलम और रो जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं या मिलते हैं तो जो डब्बा बनता है, तो सेल कहा जाता है। ये आपका फ़ॉर्मूला बार होता है, यहाँ पे फ़ॉर्मूला लिखा जाता है। ये आपका सेल एड्रेस होता है, बाकी ये सारे आपके टैब्स होते हैं। नीचे ये जो होती है इसको सीट कहते हैं और सीटों के जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? बुक कहा जाता है और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल है वो बुक 1 के नाम से ही होता है और इसमें कई तरीके के आगे फ़ॉर्मेट टैब वगैरह होते हैं जिसमें एनालिसिस वगैरह किया जाता है। अब समझ लेते हैं, वही है एंटरिंग डेटा, लेबल्स, वैल्यू एंड डेट्स यानी कि लेबल आर टेक्स्ट एंट्री यानी लेबल टेक्स्ट डेटा होते हैं, वैल्यूज क्या होती है न्यूमेरिक डेटा होते हैं और डेट रिप्रेजेंट कैलेंडर डेट्स यानी डेट का मतलब कैलेंडर की तिथियों से होता है। फॉर्मूलाज एंड सेल रेफरेंसेस यानी कि फॉर्मूला क्या होता है आपको एनालिसिस करना है जैसे आपने अलग-अलग कॉलम में आपने डेटा लिखे ऐसे, इन सब में डेटा लिखे हैं। इन डेटा का आपको क्या करना है एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के लिए आपको कोई ना कोई सूत्र यूज़ में करना होगा, इसको फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूलाज़ आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन यानी कि फॉर्मूले का उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। सेल रेफरेंसेस इंडिकेट सेल लोकेशंस लाइक A1, B2 यानी कि सेल रेफरेंस का मतलब होता है सेल का एड्रेस जैसे मैंने अभी कहा, आप A1 पे खड़े थे, आप C2 पे खड़े थे, B2 पे खड़े थे, तो सेल का एड्रेस सेल रेफरेंस कहा जाता है। बात करें टेम्पलेट्स, चार्ट एंड मैप। टेम्पलेट क्या होता है? जो पहले से डिज़ाइन्ड प्री डिज़ाइन्ड जो शीटें होती है, उनको क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं, जो पहले से ही बनी होती है। चार्ट्स रिप्रेजेंट डेटा ग्राफिकली। चार्ट क्या करता है? डेटा को ग्राफिकल मोड में दिखाता है। जैसे इस तरीके से आपने कोई डेटा दिखाया, इस तरीके से आपने कोई डेटा दिखाया या आपने इसमें पाई चार्ट में दिखा दिया या आपने इस तरीके से स्केलर में इनमें दिखा दिया, दंड में दिखा दिया। इसका मतलब ये जो ग्राफ आप यूज़ कर रहे हो, है ना? तो इनको क्या बोलते हैं? चार्ट रिप्रेजेंट जो कि डेटा को ग्राफिकली तरीके से प्रेज़ेंट करता है। मैप शो डेटा जियोग्राफिकली और मैप का जो यूज़ है वो डेटा को जियोग्राफिक में लिया जाता है। फॉर्मेट्स एंड फंक्शन। फॉर्मेट्स चेंज द अपीयरेंस ऑफ डेटा यानी फॉर्मेट डेटा की दिखावट को बदलते हैं यानी कि उसकी फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगी, उसकी स्टाइल क्या होगी, इटैलिक होगा कि बोल्ड होगा, वो उसकी फॉर्मेटिंग कही जाती है। फंक्शन का मतलब होता है फॉर्मूला। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूला यानी कि जैसे सम का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है। सम का फंक्शन जोड़ करने के लिए काम में लिया जाता है। एवरेज का फंक्शन औसत के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है? तो ये पहले से प्री डिसाइड जो फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, उनको क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं, इसमें एक्सेल में। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की। 4th यूनिट का आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो लगभग इंटरनेट के। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेट की कि इंटरनेट क्या होता है। यानी कि जैसे अभी हमने फर्स्ट यूनिट में बात करी कि इंटरनेट का मतलब देखा जाए तो क्या होता है जैसे नेटवर्क होता है। नेटवर्क नेटवर्क का क्या मतलब होता है? एक सर्वर होगा और उससे उसकी कई सारी जो क्लाइंट है वो उसके साथ क्या रहेंगे? जुड़े हुए होंगे। तो इस कंप्यूटर से कंप्यूटर को जुड़ना, सर्वर से जुड़ना, इसको क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है। और जब एक ही नेटवर्क के अंदर की बात हो तो इसको कहा जाता है इंट्रानेट। इंट्रा नेटवर्क यानी कि एक ही नेटवर्क के अंतर्गत। और जब इस तरीके के एक नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क, तो इस तरीके के जब नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं तो इसको कहते हैं इंटरनेटवर्क। क्योंकि इंटरनेटवर्क का मतलब है दुनिया भर में जितने भी नेटवर्क है उनका आपस में जुड़ना क्या कहा जाता है? इंटरनेटवर्क कहा जाता है और इसको जो शॉर्ट में कहे तो हमने इससे वर्क हटा दिया और इसको हमने क्या कह दिया? इंटरनेट कह दिया। उसी को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहा जाता है। The internet is a global network of computers that allows users to share information, communicate and access online services worldwide। यानी कि इंटरनेट कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो उपयोगकर्ता को जानकारी साझा करने, संवाद करने और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच क्या देता है? सुविधा देता है। उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट कहा जाता है। यानी कि दुनिया भर के नेटवर्क का आपस में जुड़ना या दुनिया भर के नेटवर्कों का जो अंतरजाल होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। जिसमें जो यूजर होता है कम्युनिकेट करते हैं आपस में,
हैं, एक्सेस करते हैं, शेयर करते हैं। हाउ द इंटरनेट वर्क्स यानी कि इंटरनेट काम कैसे करता है। द इंटरनेट वर्क्स बाय कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू सर्वर्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी इंटरनेट सर्वर और संचार नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटरों को जोड़कर कार्य करता है। डेटा इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क्स एंड रीअसेंबल्ड एट द डेस्टिनेशन, क्योंकि डेटा को पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स में बांटकर भेजा जाता है और गंतव्य स्तर पर गंतव्य पर फिर उनको आपस में जोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ यूजर और यहाँ सर्वर है। क्लाइंट से सर्वर तक जो डेटा जाते हैं वो पैकेट्स में जाते हैं, छोटे-छोटे पैकेट्स में जाते हैं और यहाँ जाकर फिर वह क्या होते हैं, वापस असेंबल होते हैं। तो इस प्रकार से इंटरनेट क्या करता है, काम करता है, यानी कि एक सर्वर होगा, एक क्लाइंट होंगे और सर्वर से क्लाइंट तक कम्युनिकेशन होगा और आपस में वह क्या होंगे, जानकारी शेयर होगी। उस हिसाब से इंटरनेट वर्क करता है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू टीसीपी आईपी, यानी कि अभी हमने फर्स्ट यूनिट में भी ये प्रोटोकॉल्स देखे थे, उनको देख लेते हैं वापस से। TCP/IP is a set of communication protocols used to transmit data over the internet। TCP/IP इंटरनेट पर डेटा संचार करने के लिए उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल का क्या है, एक ग्रुप है। TCP ensures reliable delivery while IP handles एड्रेसिंग, यानी कि TCP डेटा को सही डिलीवरी सुनिश्चित करता है और IP एड्रेसिंग का कार्य करता है। समझ लेते हैं आईपी क्या होता है। इसमें पूरी यूनिट में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो आईपी और डीएनएस का ही है, तो इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है और डीएनएस क्या होता है? डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। आईपी एड्रेस यानी कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे आपको एक खत भेजना है या आपको एक पत्र भेजना है, तो मुझे क्या चाहिए आपका? ऑब्वियस सी बात है सर, आप कहोगे कि पते की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मुझे मेरे पास आपका एड्रेस होगा तो मैं मेरा लेटर आपके एड्रेस पे पोस्ट कर दूँगा। तो आप कहाँ पर हो, आपका घर कहाँ है, उसका एक पर्टिकुलर क्या है, एड्रेस है। उसी हिसाब से इंटरनेट में जो भी डिवाइस होती है, उन डिवाइस का क्या होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जो यूनिक होता है। उस एड्रेस को क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, इस तरीके से इसका नाम होता है और ये यूनिक होता है। हर एक डिवाइस का, अभी मेरे लैपटॉप का एड्रेस अलग है, आपके मोबाइल का एड्रेस अलग है। जो भी आपके पास डिवाइस है जो इंटरनेट में कनेक्ट होती है, सबका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है और इसी से ही डेटा क्या होते हैं, डिलीवर होते हैं एक क्योंकि इंटरनेट पे हर एक डिवाइस का एक एड्रेस होता है जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। An IP address is a unique numerical address assigned to each device connected to the internet। यानी कि आईपी एड्रेस इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक उपकरण को दिया गया एक विशिष्ट संख्यात्मक पता होता है। दोनों को समझते हैं यहाँ पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। देखो मैंने कहा कंप्यूटर या तो जीरो समझता है या तो वन समझता है, या यूँ कहे इंटरनेट समझता है नंबर्स को। इंटरनेट को नहीं पता आपके पास रियलमी का मोबाइल है या सैमसंग का मोबाइल है या आईफ़ोन है। इंटरनेट को इनसे मतलब नहीं होता। इंटरनेट आपको क्या देगा, एक एड्रेस देगा जो कि न्यूमेरिकल एड्रेस होगा। अब जैसे मान लो दूसरी चीज़ ये, जैसे आपने लिखा गूगल डॉट कॉम। अब गूगल डॉट कॉम इंटरनेट को टेक्स्ट से कोई लेना-देना नहीं है, इंटरनेट इसका क्या बनाएगा, इस गूगल डॉट कॉम को जो भेजेगा और उसको कहाँ जाएगा, वो एक डीएनएस के पास जाएगा। डीएनएस इसको किस में चेंज करेगा, आईपी में चेंज करेगा, यानी कि डीएनएस इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लाएगा और न्यूमेरिक फॉर्म किसको देगा, सर्वर को देगा और सर्वर फिर आपको चेंज करके इसको क्या दिखाएगा, आपको गूगल दिखेगा, लेकिन हालाँकि सर्वर इसको किस में दिखाएगा, नंबर फॉर्म में दिखा रहा है और डीएनएस इसको किस में दिखाएगा, आपको गूगल डॉट कॉम में दिखाएगा। यानी कि इस तरीके से समझो कि आपने ए प्रेस किया कीबोर्ड पे, लेकिन आपने तो ए प्रेस किया लेकिन वो अंदर जाके बाइनरी फॉर्म में चेंज होगा और फिर वापस आपकी स्क्रीन पर आपको क्या दिखेगा, ए दिखेगा। तो ये जो बीच में काम करता है सिस्टम, ये होता है डीएनएस। आपने यहाँ से टेक्स्ट लिखा गूगल डॉट कॉम, ठीक है? वहाँ यहाँ जाकर वह किस में चेंज होगा, नंबर में, और फिर वो नंबर आपको आगे नंबर नहीं दिखकर आपको क्या दिखेगा, गूगल। इस बीच में जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में काम करता है, डीएनएस जिसको बोलते हैं, दोनों को समझ लेते हैं। An IP address is a unique number of number assigned to every device connected to the internet such as a computer, मोबाइल और सर्वर, यानी कि आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर एड्रेस होता है जो भी इंटरनेट में जो डिवाइस जुड़ती है, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या सर्वर हो, सबको मिलता है। Just like a postal address identities a house, an IP address identifies a device on the internet। जैसे कि हमारा एक पोस्टल एड्रेस एड्रेस होता है, उसी हिसाब से जो वो हमारे घर की क्या बनता है, कि एड्रेस बनता है। ठीक उसी हिसाब से इंटरनेट से जुड़ने वाले डिवाइस का भी एक एड्रेस होता है जिसको क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं।
और वो यूनिक होता है। आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस आपके ही पास होगा, उसका जैसा दूसरे के पास नहीं होगा। वो आपकी डिवाइस का क्या है? एड्रेस है। अब डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस इज द फोन डायरेक्टरी ऑफ द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की जो फोन डायरेक्टरी है वो एक तरीके से क्या है? डीएनए है, सॉरी डीएनएस है, यानी डीएनएस डायरेक्टरी की तरह काम करता है। इट कन्वर्ट्स वेबसाइट्स नेम इनटू आईपी एड्रेस। ये वेबसाइट के नेम को किस में कन्वर्ट करता है? आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और फिर वह उसको किसको देता है? सर्वर को देता है। सर्वर उस एड्रेस को पहचान करके फिर वो वेबसाइट आपको आपके सामने ओपन करके देता है। जैसे यहाँ यूजर है, यूजर ने वही एग्जांपल है, क्या लिखा? google.com लिखा। डीएनएस उसको क्या करेगा? किस में कन्वर्ट करेगा? आईपी में कन्वर्ट करेगा। जैसे ये है p.com, ये एक वेबसाइट है, ये यूजर ने टाइप करी, इसको डीएनएस ने इसमें कन्वर्ट किया, इस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया। सर्वर ने इसको आइडेंटिफाई किया और सर्वर ने वापस इसको ये दिया, ये वाली चीज़। लेकिन ये चीज़ दी तो यूजर को तो ये नहीं दिखना है, यूजर को क्या दिखेगा? ये दिखेगा। इसको कौन कन्वर्ट? डीएनएस। एक तरीके से ये है, इस पूरी बात को ऐसे समझो कि डीएनएस का काम होता है आईपी एड्रेस में वेबसाइट के नाम को कन्वर्ट करना, और आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट से जुड़ने वाली हर डिवाइस का जो एड्रेस होता है, वो क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। डीएनएस डीएनएस कन्वर्ट्स डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेसेस मेकिंग वेबसाइट्स इजी टू एक्सेस, यानी डीएनएस डोमेन नेमों को आईपी एड्रेस में बदलता है, जिससे वेबसाइट क्या हो जाती है? आसानी से ओपन की जा सके। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की विशेषताएं क्या है? द इंटरनेट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंटरनेट संचार और जानकारी साझा करने के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। जैसे मेन फीचर की बात करें, इंटरनेट से हम ईमेल की सर्विस यूज में लेते हैं, न्यूज़ देखते हैं, टेलनेट करते हैं, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी फाइल वगैरह शेयर करते हैं, चैट करते हैं, चैनल्स होते हैं, डब्ल्यू यानी कि वेबसाइट की तरफ जाते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज होती है, वो बैंकिंग के रिगार्डिंग होती है, वो अदर रिगार्डिंग होती है, और बुलेटिन बोर्ड सर्विसेज भी होती है। तो ये कई तरीके के फीचर है जहाँ पर इंटरनेट की हम सुविधाओं का बेनिफिट लेते हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिंग एपीसी टू द इंटरनेट, यानी कि पीसी को इंटरनेट से कैसे जोड़ें। A PC can be connected to the internet using dial-up connection or internet connection wizard which guides users step by step। यानी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए डायल-अप कनेक्शन, यानी कि जिसमें लैंडलाइन से जुड़ता है, जैसे आपने नाम सुना होगा बीएसएनएल का कनेक्शन वगैरह लगाया जाता है, या इंटरनेट कनेक्शन विजार्ड से भी इसका उपयोग होता है। या आपकी भाषा में बोलूँ तो जैसे मान लो अपन क्या लगा लेते हैं, एक छोटी सी डिवाइस होती है इंटरनेट चलने वाले, जैसे आपने कोई एयरटेल का लगवा लिया, जियो का लगवा लिया, और उससे आपका क्या चलता है? इंटरनेट चलता है। तो वही क्या है? इंटरनेट को, यानी बैंडविड्थ जिसको बोलते हैं आजकल, बैंडविड्थ से आपने इंटरनेट जोड़ लिया, तो वो भी क्या है? एक इंटरनेट को कनेक्ट का स्टेप बाय स्टेप तरीका है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, अब हमें इंटरनेट को यूज करना है, यानी इंटरनेट चलाना है तो कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी। तो जिस एप्लीकेशन से इंटरनेट को चलाया जाता है उसको कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए वेब ब्राउजर यूज्ड टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग वेबसाइट देखने, ब्राउज करने में और फाइल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके गूगल क्रोम होता है, क्रोम आप चलाते हो, गूगल क्रोम क्या है? कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है। या एम एस एज है, वो क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है। आप सफारी यूज करते हो तो सफारी क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इट सपोर्ट्स ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग एंड मैनेजिंग फेवरेट्स, यानी कि ये ब्राउज करने में, डाउनलोड करने में और उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। जैसे ये है ये एमएस एज है, एडीजी ही इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इधर हमने वेबसाइट का नाम लिखते हैं, हमने तो क्या लिखा? इस तरीके से लिखा www.com। ये किसके पास जाएगा? डीएनएस के पास। डीएनएस जाएगा तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा? आईपी एड्रेस में, और सर्वर इस आईपी एड्रेस को समझेगा और उसके बाद आपको क्या खोल के दे देगा? गूगल खोल के दे देगा। यानी सर्वर को नहीं पता गूगल का मतलब क्या है, सर्वर किसको जानता है? आईपी को जानता है, और इस वर्ड को डीएनएस है जो कि किस में कन्वर्ट करता है? आईपी में कन्वर्ट करता है। और जहाँ से हम इंटरनेट को यूज करते हैं वो हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं यूज ऑफ सर्च इंजन एंड सर्फिंग, यानी कि सर्च इंजन का क्या यूज है और सर्फिंग क्या होती है। सर्च इंजन हेल्प्स यूजर्स फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, यानी सर्च इंजन उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर जानकारी खोजने में सहायता करते हैं। जैसे ये गूगल है, तो गूगल का ये क्या है? अपने आप में एक सर्च इंजन है, यानी इस ऐप का नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बट ये जो आपको दिख रहा है ये सर्च इंजन है। तो आपने यहाँ पे लिखा करियर एडू नेस्ट, करियर एडू नेस्ट।
और फिर आपने इसमें सर्च पे क्लिक कर दिया, एंटर लगा दिया। अब आपको कई सारी चीज़ें वो खोल के देता है। तो इंटरनेट जो सर्चिंग है उसका सर्च इंजन का मतलब क्या होता है? उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर जानकारी खोजना है, हेल्प करता है। सर्फिंग मीन्स ब्राउजिंग डिफरेंट वेबसाइट, और सर्फिंग का मतलब होता है वेबसाइटें खोलना, देखना, यानी कि इंटरनेट यूज करना ही क्या कहा जाता है? सर्फिंग कहा जाता है। बात करें क्रिएटिंग एंड यूजिंग ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, यानी कि ईमेल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने और संदेश प्राप्त करने में किया जाता है। एक तरीके से जो हम पत्र भेजते हैं, उस पत्र को यदि ऑनलाइन फॉर्मेट हो तो उस पत्र का ऑनलाइन फॉर्मेट क्या कहा जाता है? ईमेल कहा जाता है। क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट अलाउज यूजर टू कम्युनिकेट इंस्टेंटली। ईमेल्स अगर हमें यूज में लेना है तो हमें ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? तो यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स एंड इट्स एडवांटेजेस। ई कॉमर्स क्या है? आज हम जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं उसको क्या कहते हैं? ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। ई कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, यानी ई कॉमर्स का अर्थ हुआ ऑनलाइन वस्तुओं को और सेवाओं की खरीद फरोख्त से है, यानी कि वस्तुओं, ऑनलाइन वस्तु की जो बिक्री वगैरह होती है, खरीदारी होती है, उसको ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। ई कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या है? सेव टाइम, ये अपनी समय की बचत करता है। आप ऑफिस से लेटे लेटे बैठे बैठे जो भी है, जहाँ भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, आप अपना मोबाइल खोलते हो और आप वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो एक तो आपकी समय की बचत करता है, आपको जाना नहीं पड़ता। कन्वीनिएंट शॉपिंग, सुविधाजनक खरीदारी है, यानी कि कोई झुंझलाट नहीं, कोई और नहीं। आपको जूते देखने हैं और आपने 100 तरीके के जूते देखे, किसी को कोई गुस्सा नहीं आया, कोई सेल्समैन को गुस्सा नहीं आया, ना आपको कोई टेंशन। तो यानी कहने का मतलब कन्वीनिएंट है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको जब आपको टाइम मिले उस हिसाब से हम कर सकते हो या शॉपिंग कर सकते हो। वाइड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बहुत आपके पास, विकल्प बहुत है, क्योंकि खूब सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, हज़ारों विकल्प आपके पास है, तो एक ये भी फ़ायदा है। फिर 24/7 अवेलेबिलिटी, यानी कि सातों दिन 24 घंटे क्या है? उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि रात के 11 बजे दुकान बंद हो गई, अब सुबह कल 10 बजे खुलेगी, ऐसा नहीं है। जब आपको टाइम मिले, जब आप क्या कर सकते हो, इसमें काम कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, तो ये इसके एडवांटेजेज़ हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस क्वेश्चन के लिए, सॉरी, इस पेपर के, यानी कि एलिमेंट्री कंप्यूटर का जो पेपर होगा, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, हम एक तो आपको वो लेकर आएँगे और विद आंसर लेके आएँगे। क्योंकि एमसीक्यूज़ होगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि एमसीक्यूज़ होगा आपका ये पेपर। तो किस तरीके का पेपर आया है पिछली बार, 2 पेपर इसके हो चुके हैं, मैं दोनों आपके सामने लेके आऊँगा और विद आंसर हम इनको डिस्कस करेंगे, और साथ ही में हम हमारी ओर से आपको गेस्ट पेपर भी देंगे, और वो गेस्ट पेपर की हो सके आपको या तो पीडीएफ दे देंगे या फिर हम उसकी क्लास लेकर आएँगे। क्योंकि जो एमसीक्यूज़ वाले पेपर होते हैं, उनमें बच्चों थोड़ा-सा आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ता है, थोड़ा-सा आपको अच्छा होना पड़ता है, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ होते हैं तो वो ओएमआर से चेक होते हैं। उसमें कोई ह्यूमन वो नहीं होता, गलत गलत होता है, सही सही होता है, रिवेल जैसा कोई ऑप्शन होता नहीं है। इसमें पास मार्किंग जितना चाहिए। अब कुछ बच्चों की ये क्वेरी है कि सर इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा? तो मैं बता दूँ, आपका कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल है वो टोटली इंटरनल होगा, आपकी कॉलेज में करवाया जाएगा। आपको इसका एक प्रॉपर असाइनमेंट सबमिट करना होगा और साथ में आपकी एक वाइवा एग्ज़ाम भी होगी। असाइनमेंट आपको लेना है तो इसके लिए आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी टॉपिक वाइज़ उसमें, और चाहो तो आप रेडीमेड मार्केट से भी ला सकते हो, और उस फ़ाइल को आप उसमें आंसर फ्रेम करके, उसमें क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप आंसर फ्रेम करके अपनी कॉलेज में सबमिट करवा सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको अपने टीचर से, अपने कॉलेज में एक बार संपर्क कर लेना चाहिए कि आपको असाइनमेंट किस चीज़ का बनाना चाहिए। उसके बाद आप इसमें काम करना, और हमारी ओर से पूरी कोशिश है कि एलिमेंट्री कंप्यूटर का आपका जो पेपर है बहुत अच्छे से हम आपको इसमें हेल्प करेंगे। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सेमेस्टर के बच्चों के ये हो सकता है, जिन स्टूडेंट ने, यानी कि तीनों सेमेस्टर में कहीं न कहीं हमें एमडीसी क्लियर करना होता है कंप्यूटर का। तो कुछ थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं जो कंप्यूटर की एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ फर्स्ट के हैं, कुछ सेकंड के हैं। तो ये क्लास मैंने इसीलिए इसमें सेमेस्टर मेंशन किया, नहीं किया, जिस भी बच्चे के एलिमेंट्री कंप्यूटर है सबके लिए ये क्लास बेनिफिशियल है। तो यहाँ तक आपने क्लास देखी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो ये ज़रूर कीजिएगा। आप एक्चुअली चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, कई बच्चे क्लास देखते हैं, तो थोड़ा-सा ये आपसे लाइट रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे क्लासेस देख तो सब्सक्राइब करना चाहिए। वेरियस प्लेटफ़ॉर्म पे हम अवेलेबल है, हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेज़ोनेस। हैव अ नाइस डे।